देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। यहाँ पर रेड रेड ऐसे स्टॉप शेयरिंग করতে চাইলো না। ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा देखो, हम लोगों ने लास्ट दिन जो है यहाँ तक किया था, क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला है इस क्वेश्चन में। There are 12 points in a plane of which 5 are collinear, ठीक है। एक प्लेन पे 12 पॉइंट्स है, ठीक है, लेकिन उसमें से 5 कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब होता है कैसे बोले, मतलब कोलिनियर, हाँ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक ही साथ है, ठीक है, एक ही लाइन पे, ठीक है। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे 5 पॉइंट्स है जो कि कोलिनियर है। द नंबर ऑफ ट्राइंगल, तो हम लोग कितने सारे ट्राइंगल बना सकते हैं? टोटल 12 पॉइंट्स है, जिसमें से 5 पॉइंट्स एक ही लाइन पे है। तो इसका मतलब बाकी पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें पूछा कितने सारे ट्राइंगल बना सकते हैं। तो ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए, पहले ये बताओ। ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स? 3 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। अच्छा 3 पॉइंट्स चाहिए, तो जब भी हम लोग ट्राइंगल बनाएंगे तो हमें 3 पॉइंट्स लेना पड़ेगा, यानी आर तो हम लोग का 3 होगा, क्योंकि 3 का मतलब होता है जो है कि सिलेक्शन ऑफ थिंग्स एट ए टाइम। तो एट ए टाइम हमें 3 पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग ट्राइंगल बना सकेंगे। अच्छा अगर हमें ये नहीं बताता कि पॉइंट्स कोलिनियर है, अब ये कोलिनियर का इम्पैक्ट क्या होगा? अगर 5 पॉइंट अगर कोलिनियर है, तो क्या उससे उसमें से कोई भी 3 पॉइंट से ट्राइंगल बन सकता है? बताओ, क्या ये 5 पॉइंट से ट्राइंगल बन सकेगा? नो मैम। नहीं, क्योंकि एक ही लाइन पे है ना। और बाकी देखो, बाकी जो 7 पॉइंट्स हैं, क्योंकि 7 + 5 12 होता है, बाकी 7 पॉइंट अगर ऐसे बने हुए हों 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इससे ट्राइंगल बन सकता है। कैसे बन सकता है? जैसे देखो ये 3 पॉइंट से बन सकता है, फिर ये 3 पॉइंट से बन सकता है, ये 3 पॉइंट से, ये ऐड कर लो, ये ऐड कर लो। लेकिन ये जो है, ये 5 पॉइंट से हम लोग जो है ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में है। स्ट्रेट लाइन में होने से हम लोग ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है? देखो हम लोग इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ये देखो ऐसे। अगर हम लोग का कोई भी क्वेश्चन में रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, मतलब अगर हम लोग का सारा जो पॉइंट्स है उसमें एक भी कोलिनियर नहीं होता, तो हम लोग बोल सकते थे कि हम लोग 12 पॉइंट में से अगर 3 पॉइंट सिलेक्ट करते हैं 12C3 वे से, तो हमें पता चल जाएगा कितना सारा ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। पहले हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा अपने हिसाब से देखते हैं कि अगर हमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं देता, क्योंकि ये तो रेस्ट्रिक्शन हो गया, 5 पॉइंट्स का तो यूज कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन हो गया कि 5 पॉइंट्स का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सुमित। गुड मॉर्निंग मैम। देखो 5 पॉइंट्स का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं बोला जाता, तो हम लोग कितने सारे ट्रायंगल बना सकते थे? तो यहाँ 6 और 2 12 2 2 0 इतने सारे ट्रायंगल बना सकते थे। लेकिन इसमें से कितने सारे पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बनेगा? 5 पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बनेगा। टोटल ऐसा 5 पॉइंट्स है जिससे ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल बनाने के लिए तो वही 3 पॉइंट्स का ही सिलेक्शन करना पड़ता है, ठीक है। ट्रायंगल बनाने से तो 3 पॉइंट्स का ही सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो 5C3 से जितने सारे ट्रायंगल बनने हैं वो बन नहीं पाएंगे। तो 3 2 1 5 4 और 3, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 10, ठीक है। तो इसमें देखो ये नॉट रेस्ट्रिक्टेड वाला है, मतलब 220 ट्रायंगल बन जाता 12 पॉइंट से अगर किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। लेकिन बोल रहा है कि 5 पॉइंट्स ऐसा है कि जिससे ट्रायंगल नहीं बन सकता है, बिकॉज वो कोलिनियर है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि कितने सारे ट्रायंगल बन सकते हैं। क्वेश्चन में तो पूछा था कि कितने सारे ट्रायंगल बन सकते हैं, तो द नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे बता सकते हो? बोलो। अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता तो 12 पॉइंट से 3 पॉइंट को सिलेक्ट करना पड़ता है ट्रायंगल बनाने के लिए, तो टोटल 220 ट्रायंगल बन जाता।
लेकिन अब इसमें बोल रहा है, गुड मॉर्निंग सतन जी। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो, अब इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि 5 पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बन सकते हैं क्योंकि वो कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे 5 पॉइंट है, तो उससे ट्रायंगल कैसे बना है, ठीक है। अगर ऐसा ऐसा पॉइंट होता है तो ट्रायंगल बन जाता है, एक ही लाइन पे होगा तो नहीं बनेगा। तो 10 ट्रायंगल्स नहीं बन सकता है, तो कितना ट्रायंगल बनेगा बोलो। 210। हाँ, माइनस करने से पता चल जाएगा। 220 माइनस 10 यानी 210 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बन सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। पहले हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे कि अगर सारा ट्रायंगल्स हम लोग बना लेते, अगर बना पाते 12 के 12 पॉइंट से, ठीक है, तो हम लोग को टोटल 220 मिलता। लेकिन बोला गया है कि 5 पॉइंट्स कोलिनियर है। तो जैसे देखो 5 पॉइंट, ये 10 ट्रायंगल कैसे होगा, ए बी सी डी ई ऐसे लिख के चेक करो, ए बी सी डी ई, मैंने 5 पॉइंट्स बना लिया। अब इससे क्या क्या ट्रायंगल बन सकता है, एक बन सकता है ए बी सी, ठीक है, एक बन सकता है ए बी डी, एक बन सकता है ए बी ई, ठीक है, और क्या ट्रायंगल बन सकता है, बी सी डी, ठीक है, और क्या बन सकता है, बी डी ई, ये बन सकता है 1 2 3 4 5, और भी 5 बनेगा, ठीक है, और क्या बन सकता है, सी डी ई, ये बन जाएगा, और क्या होगा, बीडीई, बीडीई भी तो बनेगा, ठीक है, बीडीई लिखा है मैंने। अच्छा, और क्या बन सकता है, बीसीई, बीसीई लिखा है, नहीं बीसीई मैंने नहीं लिखा है, बीसीई, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और भी 3 ट्रायंगल होगा जो नहीं बन पाएगा। और क्या क्या हो सकता है, ए बी सी लिख दिया, ए सी डी लिखा है मैंने, नहीं ए सी डी तो नहीं लिखा, चलो वो लिखते हैं, ए बी सी, ए बी डी, ए बी ई लिखा है, फिर ए सी डी, ये भी तो लिखना पड़ेगा, ए सी डी, ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, ए डी ई, ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्या मैंने ए डी ई लिखा है, नहीं वो भी नहीं लिखा है, ए डी ई, ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। और एक क्या नहीं बनेगा, ए डी ई हो गया। अच्छा, बी सी डी, ये मैंने लिखा है, बी सी डी लिखा है, बी सी ई भी लिखा है। अच्छा, और ए डी ई, एडीई भी लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई तो एक छूट रहा है, जो भी हो। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे 10 ट्रायंगल्स हम लोग मिस कर रहे हैं, ठीक है। अगर मेरे पास ये पॉइंट्स है 1 2 3 4 5, तो उससे क्या क्या ट्रायंगल नहीं बन सकता है, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे कोलिनियर है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने जस्ट तुम लोग को लिख के बताया कि कितना सारा ट्रायंगल नहीं बन रहा है, 10, वो तुम लोग लिख के देख सकते हो। मैंने सारा ही लिखा है, कुछ तो एक छूट गया है मेरा, समझ में अभी तो नहीं आ रहा है, क्या ए बी ई, ए बी तो लिखा है, कुछ तो एक होगा, तुम लोग लिख के देख सकते हो। तो ये 10 ट्रायंगल्स नहीं बन सकेगा 12 पॉइंट्स में से, क्योंकि 5 पॉइंट्स जो है हम लोग का कोलिनियर है, ठीक है। तो कितना सारा ट्रायंगल बन सकता है, 210 ट्रायंगल्स बन सकता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, इसमें क्या बोला है देखो, द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस obtained by joining 16 points on a plane, ठीक है। एक प्लेन सरफेस में 16 पॉइंट है, ठीक है। हमें क्या करना है, कितने सारे स्ट्रेट लाइन बन सकते हैं वो फाइंड आउट करना है। फिर बोल रहा है नो 3 ऑफ देम बीइंग ऑन द सेम लाइन, बोल रहा है कि कोई भी 3 पॉइंट एक ही लाइन पे नहीं है, ठीक है। अच्छा, पहले ये बताओ कि स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए एट ए टाइम, बोलो। 2 points मैम। 2 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है, 2 पॉइंट्स चाहिए स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास टोटल 12 पॉइंट्स है, सॉरी यहाँ पर द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड बाय 16 पॉइंट्स है, ठीक है। हम लोग के पास n इक्वल टू 16 है, और हमें एट ए टाइम 2 पॉइंट को सिलेक्ट करना है, करके हमें देखना है कितने सारे स्ट्रेट लाइन बन सकते हैं। और ये जो पॉइंट बोला है इसका मतलब भी समझा देते, इसका इंपैक्ट नहीं आ रहा है क्वेश्चन में, फिर भी बताते। नो 3 ऑफ देम बीइंग ऑन द सेम लाइन, मतलब जो जहां पर भी वो पॉइंट्स लाई कर रहा है ना, उसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट 3 पॉइंट नहीं है जो लगातार एक ही लाइन पे हो। एक ही लाइन पे होने से क्या प्रॉब्लम होगा कि नॉर्मली देखो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। बाकी तो ये स्ट्रेट लाइन में कितने सारे पॉइंट ही पॉइंट है ना, लेकिन मिनिमम 2 स्ट्रेट लाइन से हम लोग, सॉरी 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। तो अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे होगा तो वो स्ट्रेट लाइन के लिए 2 से ज्यादा पॉइंट हमारा यूज हो जाएगा, जो कि यहाँ नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई भी 3 पॉइंट सेम लाइन
लाइन पे नहीं है ऐसा बोल रखा है। मतलब हम लोग जब भी स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो 2 ही पॉइंट ले रहे हैं। अब तुम लोग मुझे आंसर बताओ फिर कितना सारा स्ट्रेट लाइन बन सकता है 16 पॉइंट से। बोलो, कैलकुलेट करके बताओ कितना सारा स्ट्रेट लाइन बन सकता है 16 पॉइंट से। बोलो कितना सारा बन सकता है। मैंने 8 कैसे होगा? इन तो 16 है। 120 मैम, हाँ और एक बार बोलो। 120। हाँ 120 होगा ना, 16C2 होगा तो 60 यहाँ पर 2 into 1 हो जाएगा, 16 into 15 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 into 8 120, ये होगा ना। ठीक है, देखो समझ में आया? यस मैम। अच्छा ठीक है, चलो 12 वाला कर लेते हैं हम लोग। कॉम्बिनेशन करेंगे ना हम लोग, तो 120 होगा। देखो यहाँ पर लिखते हैं n का वैल्यू 16, r का वैल्यू 2, तो 16C2 120 ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 120 ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, अब 13 नंबर देखो क्या बोला है। बोल रहा है कि एट एन इलेक्शन, इलेक्शन जो है मतलब हमारे देश में भी तो इलेक्शन होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इलेक्शन तो आने वाला है वैसे भी, तो ये देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एट एन इलेक्शन देयर आर 5 कैंडिडेट्स। मतलब इलेक्शन में क्या होता है, कैंडिडेट अपना नाम देते हैं कि हाँ ये वोट के लिए जो है ये खड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होता है, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होता है, फिर पंचायत वोट होता है, अलग अलग वोट होता है। ठीक है, तो मतलब इलेक्शन होता है। तो बोल रहा है कि एक इलेक्शन का अरेंजमेंट हुआ है जहां पर 5 कैंडिडेट ने नाम दिया है अपना। ठीक है, मतलब इलेक्शन में 5 कैंडिडेट है तो उनको हमें वोट देना पड़ेगा। एंड 3 मेंबर्स आर टू बी इलेक्टेड, मतलब ये 5 लोगों को, 5 लोगों ने जो है अपना नाम नॉमिनेशन किया है। ठीक है, कैंडिडेट का मतलब है इन लोगों को हम लोग जो है वोट देंगे। ठीक है, मतलब पब्लिक जाके इन लोगों को वोट देगी, इनमें से जिनको ठीक लगेगा, क्योंकि वोटिंग राइट्स तो अपना अपना होता है ना। कोई ऐसा कोई बोलेगा नहीं कि जाओ बी को ही दो। अगर कोई बोलेगा भी तो वो गलत होता है। ठीक है, हम लोग जब वोट देते हैं तो वो ना किसी को बताना चाहिए, ना कोई किसी को सजेस्ट करता है, तो फिर वो गलत बात होता है। ठीक है, अनएथिकल होता है। तो जो भी हो, तो यहाँ पर देखो बोल रहे 5 कैंडिडेट से मैंने नाम दे दिया। ठीक है, इनमें से 3 मेंबर बोल रहे हैं इलेक्टेड होगा, मतलब 3 मेंबर का इलेक्शन होगा, मतलब 2 आउट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 2 हट जाएंगे, 3 मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा। तो नॉर्मली 3 मेंबर को इलेक्ट क्यों किया जाएगा, शायद 3 पोस्ट है, 3 पोस्ट के लिए। ठीक है, 3 मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा। ए वोटर इज एंटाइटल्ड टू वोट, वोटर मतलब जो वोट देने जाएंगे उनके पास क्या राइट्स है, वोट देने का राइट्स है। कितने लोगों को वो वोट दे सकते हैं, नॉर्मली हम लोग एक ही किसी पार्टी को जाके वोट देते हैं। ठीक है, अब उस पार्टी के लिए जो भी अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जो भी पार्टी होता है उसके लिए पार्टी का सिंबल होता है। जब तुम लोग अगर कभी वोट दिए हो तो क्या होता है, वोटिंग सिंबल होता है, उसमें उस सिंबल के मतलब उस पार्टी के लिए जो पर्सन ने अपना नाम नॉमिनेट किया उनका नाम होता है। तो हमें जो ठीक लगता है हम लोग जाके अपना वोट दे के आ जाते हैं, एक ही जन को दे पाते। लेकिन यहाँ थोड़ा सिस्टम अलग बोल रहा है, वोटर को एंटाइटल है कि वो वोट दे सकता है एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स तो 5 है, एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट है सबको वोट दे सकते हैं, एनी नंबर, मतलब 5 4 3 2 1। लेकिन फिर एक बात ऐड कर दिया, नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड, लेकिन जितने लोग इलेक्ट होने वाले हैं उससे ज्यादा लोगों को वो वोट नहीं दे सकते हैं। कौन, वोटर। तो मुझे एक चीज बताओ कि वोटर मैक्सिमम कितने लोगों को वोट दे सकता है, एक वोटर मैक्सिमम कितने लोगों को वोट दे सकता है, अगर ये कंडीशन है। नहीं समझ में आया? मैम 3। हाँ 3 लोगों को, क्योंकि 3 ही लोग इलेक्ट होने वाले हैं। तो बोल रहा है कि 3 से ज्यादा, क्योंकि नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड, तो नंबर टू बी इलेक्टेड कितना है, 3, इसमें से 3 लोग चूज किए जाएंगे। तो 3 से ज्यादा लोगों को हम लोग वोट नहीं दे सकते हैं एज ए वोटर। ठीक है, लेकिन बोला है एनी नंबर, एनी नंबर, तो क्या 3 को ही देना है या 2 1 को भी दे सकते हैं, ये बताओ। ये तो लैंग्वेज पढ़ के हमें समझना पड़ेगा। मतलब वोट देने जाओगे तो क्या 3 को ही देना मैंडेटरी है या 3 2 या 1 ऐसे भी कर सकते हैं? मैम किसी को भी दे सकते हैं, 3 2 या 1।
हाँ 3, 2 या 1 किसी को भी दे सकते हैं। कैसे पता चल रहा है? ए वोटर इज एंटाइटल्ड टू वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट को चाहे वो वोट दे सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं, ठीक है, नॉट ग्रेटर देन। तो यानी मैक्सिमम 3 और मिनिमम 1 और मिडिल में 2, ठीक है। या तो जाके कोई भी एक पर्सन को वोट दे के आओ, नॉर्मली जैसा हम लोग करते हैं, या तो जाके यहाँ पर बोल रहे हैं 2 को भी दे सकते हो, या तो जाके 3 को भी वोट दे सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा लोगों को वोट नहीं दे सकते हो, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ वेज ए वोटर चूज टू वोट। तो एक वोटर के पास कितना सारा ऑप्शन होगा कि वो वोट देने के लिए, मतलब किसी मेंबर को चूज करे, उसके लिए कितना सारा ऑप्शन हो सकता है, बताओ। यही तो ऑप्शन है, या तो 3 लोगों को वोट देगा, या तो 2 को, या फिर 1 को। बोलो समझ में आया कि नहीं ये वाला पॉइंट? बोलो Yes, समझ में ma'am. आया? सबको समझ Yes, में आ ma'am. रहा है? अच्छा, बाकी लोग देखो नहीं समझ में आया तो हम फिर से बता देते हैं। यहाँ पर बोला है कि टोटल 5 कैंडिडेट है, 5 में से 3 मेंबर को इलेक्ट करना है। वोटर जाके वोट दे सकता है, लेकिन कितने भी लोगों को चाहे वो दे सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा को नहीं दे सकता है। ये इस लैंग्वेज से पता चल रहा है, नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड। तो इलेक्टेड कितने जन होने वाले? 3 मेंबर्स, 3 से ज्यादा लोगों को नहीं दे सकता है। तो कितने तरीके से वो वोट दे सकता है? या तो वो 5C3 तरीके से दे सकता है, 5 में से कोई भी 3 लोगों को चूज कर सकता है, 5 में से कोई 2 लोगों को, या फिर यानी प्लस 5C1 प्लस क्यों हो रहा है? क्योंकि और रिलेशन हो रहा है। 5 में से 3 लोगों को वोट दे सकता है, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 है जाओ जाके 2 लोगों को वोट देके आ जाओ, या फिर जाओ जाके कोई भी 1 को वोट देके आ जाओ, ये कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताओ क्या इसमें 2 टू दी पावर n-1 का फॉर्मूला लगेगा? मैंने अभी आंसर नहीं निकाला है, आंसर निकालेंगे तो तुम लोग समझ ही जाओगे। मुझे बोलो क्या इसमें 2 टू दी पावर n-1 लगेगा? सोच के बताओ। Yes, ma'am. लगेगा 2 टू दी Yes, पावर ma'am. n-1? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा 2 टू दी पावर n-1, क्योंकि उसमें क्या होता है? सम और ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर सम तो 1 है, मिनिमम 1 है, ऑल कितना होना चाहिए? ऑल कितना होगा? 5 कैंडिडेट है ना, तो ऑल तो मेरा 5 होगा, क्योंकि एन मुझे पूरा कवर करना पड़ेगा 2 टू दी पावर n-1 में। तो अगर मेरा ये आंसर होता है तो 2 टू दी पावर 5-1 करने पे मेरा आंसर कितना आएगा? 31 आएगा। अब इसमें चेक करो 31 आता है कि नहीं? नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑल कहाँ लिया है? क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन था हम लोग 5 में से 5 लोगों को ही वोट दे दे? 5 में से 4, 5 में से 3, 5 में से 2, 5 में से 1? नहीं, हम लोग के पास ये 2 ऑप्शन तो था ही नहीं, है ही नहीं, हमारे पास ये 3 ऑप्शन है, ठीक है। तो सम और ऑल वाला तो हमारे लिए यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, इसीलिए ये वाला नहीं लगेगा। बोलो डिफरेंस समझ में आया कि क्यों नहीं Yes, लगेगा? ma'am. ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि ऐसे करके हमें समझना है, जाके हड़बड़ी में ये करके नहीं आना है, ठीक है। 3, 2, 1, 5, 4, 3, कैलकुलेट कर लो। 2 इंटू 1, 5 इंटू 4, 1, 5, देखो कितना होता है? 3, 3, 2, 10 प्लस 10 प्लस 5, 25, ठीक है। तो ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा। देख लो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? 13 वाला दोनों बात Yes. समझ में आया? देखो सबको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. अच्छा चलो 14 नंबर में देखो क्या बोल रहा है। एवरी 2 पर्सन शेक हैंड्स विथ ईच अदर इन ए पार्टी। पार्टी में जो है हर एक लोग एक दूसरे के साथ जो है हैंड शेक कर रहे हैं इन ए पार्टी, एंड द टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक इज 66। टोटल 66 हैंड शेक हुआ है। द नंबर ऑफ गेस्ट इन द पार्टी, बोल रहे पार्टी में कितने गेस्ट थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम तुम लोग को नॉर्मल एक छोटा सा पॉइंट बताते हैं। जैसे देखो, अगर मान लो 3 पर्सन है, एक है P, एक है Q और एक है R, ठीक है।
PQR, मैंने ये नाम दिया है अपने मन से, ठीक है। इनका नाम P, इनका नाम Q, इनका नाम R। अच्छा, अगर ये 3 पर्सन एक दूसरे के साथ हैंडशेक करना चाहते हैं तो कितना सारा हैंडशेक हो सकता है बता सकते हो? 3 लोगों के अंदर कितना सारा हैंडशेक हो सकता है अगर सभी सभी के साथ हैंडशेक करेंगे? ऐसा कुछ नहीं कि ये इसके साथ नहीं करे, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है, ठीक है। तो बोलो कितना सारा हैंडशेक हो सकता है टोटल? 3। 3, ठीक है। देखो P Q के साथ हैंडशेक कर सकता है तो 1 हो गया, P R के साथ हैंडशेक कर लेगा, 1 हो गया, ठीक है। तो P के पास 2 ही ऑप्शन है, Q और R, दोनों के साथ वो हैंडशेक कर सकता है। अच्छा, अब Q के पास क्या ऑप्शन है? Q R के साथ हैंडशेक कर लेगा, ठीक है। अच्छा, अब और तो कुछ नहीं होगा क्योंकि Q R के साथ हैंडशेक किया या फिर R Q के साथ किया, बात तो एक ही है। P Q के साथ किया या Q P के साथ किया, ये भी बात एक है। P R के साथ किया या R P के साथ किया, बात एक ही है। मतलब टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक 3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर 3 पर्सन है तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक हम लोग का कितना हो जाएगा? 3। अब इसी को अगर हम लोग कॉम्बिनेशन में करते हैं तो देखो कैसे आंसर आएगा। एन और आर क्या होगा? एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स और आर का मतलब होता है नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एट ए टाइम। तो हैंडशेक के लिए कितने हाथ चाहिए? क्योंकि हमें लेना क्या है? हाथ लेना है ना, मतलब हमें तो हाथ लेना पड़ेगा। तो बोलो हैंडशेक के लिए, एक बार हैंडशेक करने के लिए कितने हाथ चाहिए होंगे? इसका एक, इसका एक, तो टोटल कितने हाथ पे हैंडशेक होगा? बोलो। आर 2, ठीक है। और टोटल कितने में से 2 हाथ लेना है? टोटल कितने हाथों में से 2 हाथ लेना है? मतलब वैसे तो बोलोगे तुम लोग 6 हाथ है, इनके पास 2 हाथ, इनका 2, इनका 2, लेकिन हैंडशेक करने के लिए क्या 2 हाथ कोई बढ़ाता है? नॉर्मली नॉर्मली हैंडशेक का जो प्रोसेस है वो तो बहुत लोग करते हैं, 2 हाथ ऐसे पकड़ लिए, वो बात अलग है। लेकिन नॉर्मल जो हैंडशेक का प्रोसेस है उसमें तो एक ही हाथ आगे जाता है, ठीक है। तो एन कितना चाहिए? कितने हाथों में से कोई भी 2 हाथ लेने से हैंडशेक हो जाएगा? मैम 3 हाथ। 3, हाँ 3, 6 नहीं बोलना है हमें, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली 2 हाथ का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। वैसे बहुत से लोग करते हैं हाथ, दोनों हाथ लेके एक मतलब ज्यादा खुश हो जाते हैं तो ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल जो प्रोसेस है ये हमारा जो है 2 ही हाथ का काम है यहाँ पर। तो 3C2, तो 2 into 1 और 3 into 2, तो कितना हो गया? देखो 3 आंसर आ गया। कि अगर हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने देखा भी लॉजिकली कि 3 पर्सन अगर हैंडशेक करेंगे तो टोटल 3 बार हैंडशेक हो जाएगा, मतलब 3 हैंडशेक होगा। और यहाँ पर आर हम लोगों ने देखा 2, क्योंकि हमें क्या लेना है? नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एट ए टाइम, हमें 2 हाथ चाहिए, ठीक है। इसका एक, इसका एक, या फिर इसका एक, इसका एक, तो ये R2 हो जाएगा। और टोटल 3 हाथों में से कोई भी 2 हाथ से हम लोग हैंडशेक कर सकते हैं, 2 अलग अलग पर्सन का ऑब्वियसली। तो अब यहाँ पर 14th नंबर वाले क्वेश्चन को क्या बोला है? देखो ये तो मैंने एग्जांपल दिया, बोल रहा है कि हर एक पार्टी में जो है हर 2 लोग एक दूसरे के साथ हैंडशेक कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक हुआ है 66। कितने गेस्ट है पार्टी में? तो हम लोग मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ गेस्ट बी कितना हो जाएगा? n, ठीक है। n हो गया, नंबर ऑफ गेस्ट जो है वो n हो गया। अब हम लोग बोल सकते हैं NC2, क्योंकि जितने गेस्ट है वहां से हमें क्या करना पड़ेगा? उतने सारे हैंड लेके हैंडशेक देखना पड़ेगा। तो NC2, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा? NC2 होना चाहिए हैंडशेक के लिए। ये हमें बता दिया है क्वेश्चन में कितने सारे हैंडशेक हुए, जितने भी टोटल लोग थे, टोटल 66 हैंडशेक हुआ है, ठीक है। तो हम लोग का NC2 का n तो हमें पता नहीं है, जितने गेस्ट है उस हिसाब से हमें हाथ लेना पड़ेगा ना। तो टोटल नंबर ऑफ गेस्ट मैंने लिखा है, अगर तुम लोग चाहो तो टोटल नंबर ऑफ हैंड्स टू रिक्वायर्ड हैंडशेक ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऐसे भी लिख सकते हो, हैंड्स टू रिक्वायर्ड फॉर हैंडशेक, n, ठीक है। तो NC2 66 बोला है। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास ना ऑप्शन है 11, 12, 13, 14। ये क्या है? ये n का ऑप्शन है, नंबर ऑफ गेस्ट, ठीक है। 11, 12 और 13 और 14, ठीक है। ये हम लोग के पास क्या है? ऑप्शंस है। तो हम लोग यहाँ पर n का वैल्यू पुट करके देखेंगे, जिसमें हमारा 66 आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। हमें और सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व किया जा सकता है लेकिन जरूरत नहीं है। तो 11C2 चेक करते हैं क्या इस पे आंसर आ रहा है?
नहीं, इस पे तो 55 हो रहा है, तो ऑप्शन ए से तो नहीं आया आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए से तो आंसर नहीं आया। बी पे चेक करते हैं, 12C2। हाँ 66, तो 12 हो जाएगा। तो अगर टोटल 12 गेस्ट का हम लोग जो है 12 हैंड्स ले रहे हैं, 12 गेस्ट यानी 12 हैंड्स, वैसे तो 24 होगा, लेकिन हैंडशेक के लिए मैंने पहले ही बताया कि हमें एक ही हाथ को देखना है। तो अगर 12 गेस्ट का 12 हैंड है तो उसमें हमारा टोटल हैंडशेक 66 हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑप्शन के थ्रू से क्वेश्चन को कर लिया। इसको सॉल्व करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा और वो डिफिकल्ट भी है, तो इसे करने का कोई जरूरत नहीं है, वैसे हम लोग ऑप्शन के साथ ही कर सकते हैं। देखो ये समझ में आया क्यों 66 ऐसे करके मैंने बनाया और फिर यहाँ पर चेक किया। देखो क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो फिर 15 नंबर करते हैं। 15 नंबर में बोला है the number of parallelograms that can be formed a set of 4 parallel lines intersecting another set of 3 parallel line is। ठीक है, बताते हैं क्या है। 15 नंबर में देखो क्या बोल रहा है। पहला बात है कि हमें बोला है कि द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम दैट कैन बी फॉर्म्ड, तो पैरेललोग्राम हमें प्रिपेयर करना है। तो पैरेललोग्राम कैसे देखने में होता है, ये कुछ इस तरीके से देखने में, ठीक है। अच्छा, इसे पैरेललोग्राम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका ऑपोजिट टू लाइंस जो है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल होता है। जैसे मैंने यहाँ पर दो कलर दिखाए, ये दो लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है, ये दो लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, जो लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, चाहे उसे कितना भी बढ़ा दो। जैसे ये देखो मैंने लाइन किया, या फिर ऐसा कोई लाइन, तो ये कभी भी आगे जाके खुद को अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो वो होता है पैरेलल लाइन, ठीक है, इसे बोलते हैं पैरेलल लाइन। अगर ऐसा लाइन है तो ये पैरेलल नहीं होता, ये इंटरसेक्ट करता है। लेकिन अगर ऐसा लाइन चाहे जिधर भी बढ़ा लो क्यों ना, वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो वो पैरेलल लाइन हो गया। अब पैरेलल लाइन से जो एक डायग्राम ऐसा बन रहा है, मतलब ये लगभग बर्फी की तरह थोड़ा देखने में होता है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है, इसे रोम्बोस भी बोलते हैं, ठीक है, ये वाला जो है। तो पैरेललोग्राम जो है हमें बोल रहा है कितना सारा बना सकते हैं। अब उसके लिए हमारे पास लाइंस की जरूरत होगा। ये देखो लाइंस लाइंस चाहिए, टोटल 4 लाइंस चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पर कितना लाइंस दिया है, देखो बोल रहा है 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, ठीक है। हमें जो पैरेललोग्राम प्रिपेयर करके फॉर्म करके देना है वो कहां से फॉर्म करना है, सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस बना लेते हैं, 1 2 3 4, और ये 4 लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्ट का मतलब ऐसे, तो इंटरसेक्ट कर रहा है अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइन, ठीक है, मैंने अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइन भी इस पे बना दिया। तो ऐसा कुछ लाइंस है हमारे पास, इससे हम लोग कितने सारे जो है पैरेललोग्राम बना सकते हैं, ये हमें पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, अब कैसे बना सकते हैं, जैसे देखो हम पहले तुम लोग को एक बार एक ड्रॉ करके दिखाते हैं कैसे हम लोग कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर हम लाइन का नाम दे देते हैं कुछ इस तरीके से, ए बी सी डी, हम लोग ऐसे लाइन का नाम दे सकते हैं, ठीक है, ए बी सी डी। यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच, अच्छा यहाँ पर देते हैं आई जे के एल एम एन, ठीक है। अब कैसे करके हम लोग बनाएंगे, यहां से हम लोग देखो, जब हमें ये पैरेललोग्राम बनाना है, हमें ऐसे दो लाइन चाहिए, तो ऐसे दो लाइन चाहिए तो हमें कौन से कलर वाला लाइन चूज करना पड़ेगा, बता सकते हो। यहाँ पर इसलिए मैंने दो कलर से किया है। जब हम लोग ऐसा लाइन लेना चाहेंगे, क्योंकि मुझे ड्रॉ करने के लिए ऐसा चाहिए और ऐसा चाहिए, जब ऐसा लाइन लेना है तो कौन से वाले कलर वाला लाइन लेना पड़ेगा, मैम ब्लू वाला। ब्लू वाला, ठीक है। हाँ ब्लू वाला कोई भी ले सकते हैं ना, 1 2 3 4 में से कोई भी ले सकते हैं। तो ब्लू वाला कोई भी दो ऐसा ले लेंगे, और साइड को कवर करने के लिए हमें कौन सा कलर वाला लेना पड़ेगा, व्हाइट वाला, ठीक है, व्हाइट वाला कोई भी दो, व्हाइट वाला कोई भी दो हमें लेना पड़ेगा। इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, तो हम लोग का ऐसे पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो ऐसा करके कितना सारा बन सकता है ये हमें क्वेश्चन में पूछा है, ऐसा करके कितना सारा बन सकता है ये हमें क्वेश्चन में पूछा है।
तो जब हम लोग ये दो लाइन सिलेक्ट कर रहे हैं तो कितने में से कितना लाइन सिलेक्ट कर रहे हैं? जब हम लोग ब्लू वाला सिलेक्ट कर रहे हैं, एन कितना है और आर कितना है? जब ब्लू वाला सिलेक्ट कर रहे हैं, बोलो। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, आर मतलब नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एट ए टाइम। तो कितने से कितना लाइन सिलेक्ट कर रहे हैं, बताओ। मैम N4 होगा और R2 होगा। हाँ, 4 लाइन में से कोई भी 2 लाइन हम लोग ले सकते हैं जिससे हमारा ये पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब सिर्फ ब्लू वाले से तो होगा नहीं, मतलब इधर वाला ये 3 में से भी कोई 2 लेना पड़ेगा। तो इसमें एन कितना होगा और आर कितना होगा इसमें? N3 होगा और R2 होगा। हाँ, N3 होगा और R2 होगा। इस तरीके से अगर हम लोग सिलेक्शन करेंगे तो जितना सारा पैरेललोग्राम बनना चाहिए बन जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा हम लोग का 4C2। 4 में से 2 लाइन सिलेक्ट करना, और ये हो जाएगा 3C2। अब क्या ये दो चीज ऑप्शनल है या मैंडेटरी है? साइमल्टेनियसली होना चाहिए तभी जाके ये डायग्राम बनेगा। कौन ये इनटू होगा कि प्लस होगा? प्लस है होगा अगर ऑप्शनल है, इनटू होगा अगर मैंडेटरी है, साइमल्टेनियसली होना चाहिए तो बोलो। मैम इंटू होगा। इनटू होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें ये भी लेना है ये भी लेना है, तभी तो ऐड होके हमारा पैरेललोग्राम बनेगा। तो 2 into 1 4 into 3, और यहाँ पर 2 into 1 और 3 into 2। देखो कितना आंसर आ रहा है, 6 into 3 18। टोटल ऐसा 18 पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। टोटल ऐसा 18 पैरेललोग्राम बनेगा। 18 ऑप्शन में है, हाँ है, ऑप्शन बी, ठीक है। टोटल ऐसा 18 पैरेललोग्राम बनेगा। ये देखो यहाँ दिख ही रहा है 1 2 3, ये देखो ये तो दिख ही रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 ऐसे बन जाएगा। फिर मान लो ये पूरा एक बन गया 7 8 9, ठीक है। इस तरीके से ऐसे करके हम लोग देख सकते कितना सारा बनेगा 9। फिर ये देखो पूरा ऐसा बन जाएगा एक 10, ठीक है। फिर ऐसे बन जाएगा 11, ठीक है। ये पूरा एक बन जाएगा 12। इस तरीके से टोटल 18 पैरेललोग्राम बनेगा। वो तुम लोग देख सकते हो अपने हिसाब से कैसे हो रहा है। हम लोग ये देखो ये 1 2 ऐसे दिखेगा, 3 4 5 6 जैसे मैंने बताया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये दो दो पीसेस में कर लो, ठीक है। ये ऐसे 7, ठीक है। फिर ये ऐसे 8, ठीक है। फिर ऐसे भी तो कर सकते हैं हम लोग 9 10 11, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। अच्छा, अब इस तरीके से हो जाएगा 12, और ये हो गया 13, ये पूरा लाइन लेके 13, ठीक है। ऐसे करके हो जाएगा। तो 13, और फिर यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं 14, ठीक है। फिर ये ऐसे करके 15, ये पूरा बड़ा लाइन एक हो सकता है, ये पूरा 16, ऐसे करके टोटल 18 होगा। जस्ट हम बताने का कोशिश करें कैसे 18 हो रहा है। आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन एक बार इसको अगर विजुअलाइज भी करो तो 18 समझ में आएगा कि कैसे करके हो रहा है। एग्जैक्ट हम नहीं दिखा पा रहे, 16 या 15 तक ही दिखाए, लेकिन तुम लोग चाहो तो अपने लिख के देख सकते हो तसल्ली के लिए कि कैसे 18 हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। बोलो, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अच्छा, इसके बाद 16 17 को एक बार स्किप करेंगे, वो मैंने लास्ट क्लास में बोला, इसको हम लोग बाद में ही करेंगे। पहले जैसा हम लोगों ने सीखा है वो पहले कर लेते हैं। 18th नंबर देखो क्या बोला है। 8 points are marked on the circumference of a circle। एक सर्कल में 8 पॉइंट्स को हमें मार्क करना है। कहां पर? उसके सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस मतलब ये, ठीक है। ये जो है इसमें कोई भी 8 पॉइंट मार्क कर लो, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ कॉर्ड्स ऑब्टेन बाय जॉइनिंग दिस इन पेयर्स। बताते हैं, पहले 8 पॉइंट मार्क करते हैं। एक सर्कल बनाते हैं जिसमें 8 पॉइंट मार्क करते हैं। ये देखो, एक सेकेंड, हम यहाँ पर, ठीक है। ये सर्कल ले लिया मैंने, इसमें 8 पॉइंट मार्क्स करते हैं, ठीक है। 8 पॉइंट मार्क करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मैंने 8 पॉइंट मार्क्स कर दिया, ठीक है। अब 8 पॉइंट मार्क करने के बाद हम लोग को बोला है कि कितने सारे कॉर्ड बन सकता है ज्वाइनिंग दिस इन पेयर्स। पेयर यानी जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कॉर्ड बनाना है। तो नॉर्मल देखो, सर्कल का कॉर्ड क्या होता है? मान लो ये एक सर्कल है, उसमें कॉर्ड का मतलब होता है
कि इसी सर्कल के अंदर अगर हम लोग दो पॉइंट को ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये पॉइंट के साथ ये पॉइंट को ऐड कर दिया, तो ये इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, इसी आर्क के अंदर रहना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। तो कितना सारा कॉर्ड बन सकता है वो हमें बताना है। तो हम लोग पहले ड्रॉ करके देखते हैं, देखो कितना सारा कॉर्ड बन सकता है, हम दिखाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये वाला कलर लेते हैं, देखो इससे दिखेगा। फिर उसके बाद तुम लोग जो है फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मैंने पहले ये पॉइंट को मतलब इस पॉइंट को लिया और उसके साथ सारे पॉइंट को जोड़ा, तो इतना सारे कॉर्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और क्या हो सकता है इसके बाद, ये देखो 7, इसके बाद यहाँ पर ऐसा हो जाएगा 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अच्छा उसके बाद ऐसे करते हैं 14 15 16 17, ठीक है। फिर 18 19 20 21, अच्छा 22 23 24, और यहाँ पर ये वाला 24 तक हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद 25 26, यहाँ पर भी होगा 25 26, अच्छा 26, और ये यहाँ से 26 और कितना सारा होगा, और दो होना चाहिए, 26y 27 28 और दो होगा, क्योंकि मुझे आंसर पता है। तो 28 होगा, कुछ तो छूट गया है मेरा, और कहाँ कहाँ छूट गया, इसके साथ ये भी ज्वाइन कर लिया, ये भी कर लिया, दो इधर उधर हो गया है, और क्या होगा, ये तो मैंने ऐड किया ही था, ये भी ऐड किया, ये भी ऐड कर लिया, ये भी इसके साथ ऐड है, ठीक है। छोड़ो कोई बात नहीं। तो हम लोग का 28 होना चाहिए। तो इस तरीके से तुम लोग करके देख सकते हो, मुझे लगा कर लेंगे लेकिन दो छूट गया, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आंसर कैसे देंगे, देखो यहाँ पर n कितना होगा और r कितना होगा। हमें जब भी कॉर्ड बनाना है तो हमें दो पॉइंट सिलेक्ट करना है 8 में से, है ना। तो आंसर 8C2 होना चाहिए। तो 2 into 1 और 8 into 7, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 28। वही मैंने बोला था ना कि आंसर 28 ही होगा, लेकिन शायद मेरे से कोई दो पॉइंट जो है ऐड नहीं हुआ, या फिर मैंने नहीं किया, छूट गया होगा। तो इतने सारे कॉर्ड बन सकते हैं। बोलो समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। हम लोग तो प्रैक्टिकली करके देख भी रहे थे, बट वो इतना सारा है कि दो तो छूट ही गया मेरे से। बोलो समझ में आया कि कॉर्ड मतलब कैसे ड्रॉ करना है और क्यों आंसर मेरा 28 होगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो 19 नंबर देखते हैं। A committee of 3 ladies and 4 gents is to be formed out of 8 ladies and 7 gents, ठीक है। हम लोग को कमिटी रेडी करके देना है, 3 ladies and 4 gents। 8 में से 3 लेडीज को चूज करना है, 7 में से 4 जेंट्स को चूज करना है, ठीक है। पहले ये लिख लेते हैं। टोटल हम लोग के पास लेडीज जो है, नंबर ऑफ लेडीज कितने हैं, लेडीज है हम लोग के पास 8, और जेंट्स है 7, ठीक है। अच्छा इसमें से जो कमिटी बनेगा उसमें हमेशा 3 लेडीज 4 जेंट्स होना चाहिए, ठीक है। तो इससे जो कमिटी बनेगा उसमें 3 लेडीज और 4 जेंट्स, मैंने ऐसे लिखा है 3 लेडीज 3L और 4G लिखा है, इतने मेंबर्स होने चाहिए। इस तरीके से मेंबर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, बोल रहा है कि मिसेस एक्स रिफ्यूजेस टू सर्व इन ए कमिटी इन विच मिस्टर वाई इज ए मेंबर। बोल रहा है कि मिसेस एक्स जो है वो कह रही है कि अगर कमिटी में मिस्टर वाई रहेंगे ना तो मुझे नहीं रहना है, होगा कुछ इनका पर्सनल झगड़ा वगैरह, ठीक है। तो बोल रहा है कि मिसेस एक्स बोल रही है कि अगर कमिटी में मिस्टर वाई रहेंगे तो मुझे नहीं रहना है। तो कितना सारा ऐसा कमिटी बन सकता है, द नंबर ऑफ सच कमिटी, मतलब ऐसा कमिटी बनाओ जहां पर ये दो एक साथ ना रहे, मतलब क्लैश नहीं होना चाहिए, तो कमिटी नहीं बनेगा ना। मान लो दोनों को ले लिए, फिर बोलेंगे भाई हम लोगों ने तो पहले ही बोला था कि हम लोग एक दूसरे के साथ कमिटी में नहीं रह सकते हैं, तो फिर कमिटी तो बनेगा ही नहीं। मतलब हमें बोला है कि द नंबर ऑफ सच कमिटी, मतलब क्या फाइंड आउट करना है कि ऐसा कमिटी बताओ जहां पर या तो मिसेस एक्स रहेंगी लेडीज में, तो फिर मिस्टर वाई जेंट्स में नहीं आने वाले,
या अगर मिस्टर वाई जेंट्स में रहेंगे तो मिसेस एक्स जो है वो लेडीज में नहीं आने वाली। तो देखो कैसे होगा। अगर कोई रेस्ट्रिक्शन होता ही नहीं, मान लो ये पॉइंट अगर होता नहीं तो तुम लोग मुझे बता सकते हो कितना कमिटी बनता। मान लो क्वेश्चन में ये पॉइंट नहीं है तो कितना कमिटी बनता, ये बताओ। अगर क्वेश्चन में वो मिसेस एक्स और मिस्टर वाई, सॉरी मिसेस एक्स और मिस्टर वाई, हाँ मिसेस एक्स और मिस्टर वाई वाला जो प्रॉब्लम है वो अगर रहता ही नहीं तो कितना कमिटी बन सकता था? 3 लेडीज और 4 जेंट्स को लेके, ये बताओ। बोलो। कोई रेस्ट्रिक्शन अगर नहीं होता तो कितना कमिटी बन सकता था? कैलकुलेट करके बताओ। मैम 91। 91? अच्छा 91 नहीं, बहुत कम बोल रहा हूँ। 91 कैसे हुआ? कैसे 91 हुआ? जब हम लोग कमिटी बनाएंगे, मान लो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 8 लेडीज है 7 जेंट्स है, उसमें से 3 लेडीज और 4 जेंट्स को चूज करके हमें कमिटी बनाना है, तो कैसे चूज करोगे बोलो? 8 में से 3 लेडीज को कैसे चूज करोगे? बोलो 8 में से 3 लेडीज कैसे चूज करोगे? 83। हाँ 8 से 3, और 7 में से 4 जेंट्स कैसे चूज करोगे? 74। 7 से 4, यहाँ तो और कुछ बोला नहीं है। अब ये दोनों चीज तो हमारा एक साथ होना चाहिए, तब तो कमिटी में जेंट्स भी हो जाएगा और लेडीज भी होगा। अब ये देखो 3 2 1, ठीक है, 8 7 और 6, फिर यहाँ पर 4 3 2 1 7 6 5 और 4, ठीक है। तो यहाँ पर 6 और 6 कैंसिल आउट होता है, ये हम लोग का 5 4 दिया है, तो ये 4 और 4 कैंसिल आउट, 6 और 6 कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा? 8 इंटू 7, 7 इंटू 5, देखते हैं कितना होता है। 8 इंटू 7, 7 इंटू 5, तो ये हो रहा है 1960, ठीक है। टोटल 1960 कमिटी बन सकता है, ठीक है। मुझे बताओ क्या इसमें ऐसा कुछ है कि ये है वो नहीं है? ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ पर हमारा हर टाइप का कमिटी बन गया, क्योंकि ये मान के चल रहा है कि किसी के साथ किसी का भी कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है, ठीक है। कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि ये रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर क्वेश्चन सिंपल होता और ये वाला पॉइंट नहीं होता तो हम लोग का इतना सारा कमिटी बन सकता था, ठीक है। अगर ये पॉइंट समझ में आया है तो ही नेक्स्ट वाला बता पाओगे। बोलो यहां तक क्लियर है कि अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग का कितना सारा कमिटी बनता? बोलो ये बात क्लियर है यहाँ पर? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर अगर मान लो कि मिस्टर एक्स और मिसेस वाई, क्या नाम दिया है, वो अगर एक साथ होते, हमें बोला है एक साथ नहीं होने का, अगर एक साथ होते तो कमिटी कैसे देखने में होता? मिस्टर वाई है, मिस्टर वाई एंड मिसेस एक्स, ये नाम है शायद, याद नहीं आ रहा, देखते हैं। हाँ मिसेस एक्स है। मिसेस एक्स और मिस्टर वाई अगर एक साथ होते, मतलब उनका अगर ऐसा कोई झगड़ा नहीं होता, टुगेदर, इफ मिस्टर वाई एंड मिसेस एक्स टुगेदर, अगर वो एक साथ होते तो हमारा कमिटी कितना सारा बन सकता था? मतलब वो एक साथ रहेंगे, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग कमिटी कितने तरीके से बना सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं लेडीज टोटल तो है 8, ठीक है, और जेंट्स टोटल है 7, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग ऐसा कमिटी बनाना चाहते हैं जहां पर हमेशा मिस्टर वाई और मिसेस एक्स रहेंगे ही रहेंगे, मतलब वो सारा कमिटी हमें फाइंड आउट करना है जहां पर ये 2 पर्सन रहेंगे। अब तुम लोग सोचोगे मैंने तो क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन में तो ये नहीं बोला एक साथ रहना है, बोला है क्वेश्चन में एक साथ नहीं रहने वाला कितना सारा बनेगा, क्योंकि ये लोग एक साथ नहीं रहना चाहते। लेकिन हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि अगर ये दोनों एक साथ रहते तो ऐसा कितना सारा कमिटी बनता जहां पर मिस्टर वाई भी है और मिसेस एक्स भी है, ठीक है। तो अब देखो, अगर मुझे कंफर्म है कि मेरा कमिटी में मिसेस एक्स रहेंगे ही रहेंगे लेडीज में, तो और मुझे कितने लेडीज को चूज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे टोटल कितने लेडीज का कमिटी बनाना है?
3 लेडीज का, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मिसेस एक्स मेरे कंफर्म है, क्योंकि हम वही सारे कमिटी यहाँ पर फाइंड आउट करें जहां पर ये दोनों एक साथ होंगे, तो मिसेस एक्स लेडीज में कंफर्म है और मिस्टर वाई जेंट्स में कंफर्म है। अब मुझे ये बताओ कि और कितने लेडीज को मुझे चूज करना पड़ेगा? मैम और 2। और दो 2 मैम। लेडीज, हाँ, क्योंकि हमें टोटल 3 लेडीज लेना है और जेंट्स हमें कितना लेना है? टोटल जेंट्स हमें 4 लेना है, ठीक है। तो अगर मिस्टर वाई मेरे कंफर्म है तो और कितने जेंट्स चाहिए? यहाँ पर कितने जेंट्स को सिलेक्ट और करना 3। पड़ेगा? और 3, ठीक है। मैम। हाँ, ये तो कंफर्म हो गया। अब ये 2 को हम लोग जो सिलेक्ट करेंगे, तो इस केस में एन कितना होगा और आर कितना होगा? बताओ। एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ लेडीज, आर मतलब उनमें से जितने लोगों को सिलेक्ट करना है। ये तो कंफर्म है, बस इनका और कुछ मत करो, हमें पता ही है इनको लेना ही है। तो मुझे एक चीज बताओ, एन कितना होगा, आर कितना होगा? मैम N 8 होगा और मैम R 7C2। हाँ, 7C2। N7 होगा और R2। N7 होगा, हाँ, R2 होगा। देखो, R तो मेरा 2 होगा ही होगा, क्योंकि मुझे 2 जगह को फिलअप करना है तो मुझे 2 ही लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। N7 क्यों होगा? क्योंकि टोटल 8 लेडीज है, 8 में से मिसेस एक्स तो कंफर्म है कि उनको हमें लेना ही है, तो बचे 7 में से कोई भी 2 लेडीज को हमें सिलेक्ट करने से ही होगा। और वो हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं? 7C2 तरीके से, ठीक है। सेम तरीके से इसका भी हमें सोचना पड़ेगा। अगर मिस्टर वाई हम लोग कंफर्म कर चुके हैं, तो और कितने लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा? वो आर होगा, और कितने में से करेंगे? वो एन होगा। बोलो। N6 होगा और R3। हाँ, N6 होगा और R3 होगा। देखो, हमें 3 जगह फिलअप करना है, तो एट ए टाइम 3 जेंट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आउट ऑफ कितना? 7 में से एक तो मेरा कंफर्म है, तो 7 - 1 यानी कि 6 में से 3 जेंट्स को हमें सिलेक्ट करना है, यानी 6C3 पे। क्या ये दोनों हमें एक साथ करना पड़ेगा? बिल्कुल, तभी तो जाके कमिटी बनेगा। तो 7C2 और 6C3। अब देखते हैं यहाँ पर कितना होगा। 2 × 1 7 × 6, और यहाँ पर 3 2 1, और यहाँ पर 6 5 और 4। देखते हैं क्या आंसर आता है। 3 3 2 2। अच्छा, तो यहाँ पर हो गया 7 5 × 2 10 10 × 6 60 60 × 7 420, ठीक है। अब अभी तक हम लोग का आंसर नहीं आया, ठीक है। ये कौन सा कमिटी हो गया? ये वो कमिटी हो गया जहां पर एक्स एंड वाई टुगेदर, ठीक है, एक्स एंड वाई टुगेदर, ठीक है। ये वो वाला कमिटी हो गया। टोटल 420 ऐसा कमिटी बन सकता है जहां पर मिसेस एक्स और मिस्टर वाई एक साथ रहेंगे। ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया, और इसके पहले हम लोगों ने जो कैलकुलेट, वहां पर हर टाइप का कमिटी बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने बिना रेस्ट्रिक्शन के सारे कमिटी बना ली, मतलब पॉसिबल जितना सारा हम लोग का जो है कॉम्बिनेशन हो सकता है, यानी ऑल टाइप। ऑल टाइप का मतलब जहां पर एक्स वाई टुगेदर भी है, ठीक है, एक्स वाई टुगेदर भी है, और एक्स वाई नॉट टुगेदर वाला ऑप्शन भी हमें मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तुम लोगों ने कोई भी रेस्ट्रिक्शन के अलावा ही टोटल इतने जेंट्स और इतने लेडीज में कितना कमिटी बन सकता है बना लिया। तो इसमें हमें वो सारे कमिटी भी मिल जाएंगे जहां पर एक्स वाई एक साथ है, और वो कमिटी भी मिल जाएंगे जहां पर एक्स वाई है ही नहीं, और वो भी कमिटी मिल जाएगा जहां पर एक्स है वाई नहीं है, ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें ये पता चल गया है कि एक्स वाई टुगेदर 420 कमिटी बन सकता है, तो एक्स वाई एक साथ नहीं आएंगे, ऐसा कितना सारा कमिटी बनेगा? वही तो पूछा है हमें। आंसर क्या पूछा है? नंबर ऑफ कमिटी वेयर Mrs. X and Mr. Y is not together। बता सकते हो आंसर क्या होगा? मैम 1540। 1540, हाँ। माइनस करना पड़ेगा। देखो, 1960 है वो नंबर ऑफ कमिटी जहां पर हर तरीके का कमिटी पॉसिबल, ऑल टाइप्स ऑफ कमिटी बन जाएगा। लेकिन हम लोगों को वो कमिटी फाइंड आउट करने बोला है जहां पर एक्स वाई एक साथ नहीं है। अब हमें पता है ये इसमें से टोटल 420 ऐसा कमिटी बन रहा है जिसमें एक्स वाई एक साथ है, तो उसको हटा देते हैं तो पता चल जाएगा कि एक्स वाई एक साथ नहीं है। ऐसा कितना सारा कमिटी बनेगा? 1540, ठीक है। 1540 ऑप्शन हम लोग का डी हो जाएगा। बोलो, ये पॉइंट समझ में आ गया? क्योंकि आंसर तो यहाँ पर ही निकलेगा। समझ में आया? यस मैम। यस मैम।
ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या बोला है। अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है, वही फॉर्मूला जो हम लोग लास्ट क्लास में भी कर रहे थे। 500C92 बोल रहा है इफ 500C92 इक्वल टू 499C92 प्लस 9NC91 देन n का वैल्यू पूछा है। ठीक है, चलो एक बार लिखते हैं क्वेश्चन क्या है, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। 20 500C92 इक्वल 499C92 प्लस NC91। अच्छा, और पूछ रहा है कि n क्या होगा बता दो। अब हम लोग के पास ना ऑप्शंस भी है, एक बार लिख लेते हैं। n का वैल्यू बोल रहा है 501 हो सकता है, या तो फिर 500 502 500 502 और एक ऑप्शन लास्ट है 499। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग इसको ऑप्शन के साथ चेक करना चाहे तो हमारे लिए काफी मुश्किल है। देखो क्यों हम बताते हैं। मान लो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन से देख रहे हैं, ठीक है, 501 n का वैल्यू मतलब यहाँ लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब इसको अगर तुम लोग सॉल्व करना चाहोगे तो देखो ये क्या लिखना पॉसिबल है। मुझे एक चीज बताओ, इसका कंप्लीमेंट्री करने से तो वैसे भी ज्यादा आएगा। 500 में से 92 चीजों को चूज करने का मतलब है कितने चीजों को रिजेक्ट कर देना। यहाँ पर रिजेक्ट कर देना होता है 408। अब क्या हम लोग 408 लिख के 408 से रिवर्स में 1 तक लिखे, ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और इसको भी 92 91 से लेके 1 तक लिखे, ये भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर हम लोग ऑप्शन के साथ इसे फाइंड आउट करना चाहे तो हमें तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि इसका वैल्यू कितना है, फिर ये दोनों को सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि दोनों मैच हो रहा है कि नहीं, जो कि इस केस में काफी डिफिकल्ट है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। अब तुम लोग क्या 92 से लेके 1 तक लिखने बैठोगे और यहाँ 500 से लेके 1 तक, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो जैसे कि मैंने बोला था, कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे मिलेगा जिसमें हमें फॉर्मूला याद रखना मैंडेटरी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले के सॉल्व नहीं कर सकते हो। अब इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो 2-3 फॉर्मूला ही है, उस पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया है, याद हो जाना चाहिए धीरे धीरे। NCR-1 इक्वल टू क्या होता है, N+1CR। ये एक फॉर्मूला था जो कि हम लोग लास्ट दिन भी यूज कर रहे थे। ठीक है, इसके हेल्प से हम लोग बड़े ही आसानी से बोल सकते हैं कि हम लोग का n का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो n और n+1 होना चाहिए। ठीक है, तो n और यहाँ पर भी फिर n क्या होना चाहिए, मुझे एक चीज बताओ। अगर ये 400, यहाँ दोनों n एक जैसा होना चाहिए, इधर n+1 होना चाहिए, तो यहाँ पर n कितना है ये बताओ। 499। ठीक है, 499। अच्छा, तो यहाँ पर n हम लोग का कितना होना चाहिए, ये भी हम लोग का 499 होना चाहिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और इधर कितना होना चाहिए फिर, n+1 यानी कितना होना चाहिए, 500। 500। 499 + 1 यानी कि यहाँ पर n+1 500 होना चाहिए, वो तो है, लेकिन और भी थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर मेरा r जो है, ये r कितना हो रहा है 92। ठीक है, तो इधर मेरा एक जगह r होना चाहिए, एक जगह मेरा r-1, तो एक जगह 92 और एक जगह 92 - 1 यानी कि 91 है, तो मैच तो हो रहा है। तो मुझे बोला यहाँ पर n का आंसर फिर क्या होगा, मतलब हम लोग कंपेयर करके समझ सकते हैं कि n का आंसर क्या होना चाहिए, कुछ सॉल्व वॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो कौन सा आंसर होगा बोलो, n का आंसर फिर क्या आएगा, 499। 499। देखो हम फिर से एक बार बता देते हैं, ये हम लोग का नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है 500C92, इसको सॉल्व करने में काफी मुश्किल होगा। अगर कैलकुलेटर में भी करोगे तो कैलकुलेटर उतना सारा डिजिट ले ही नहीं पाएगा। इधर है 499C92, ऐसे देख के तुम लोग को समझना चाहिए कि ऐसा कुछ हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला देखो n+1। ठीक है, n+1, तो ये अगर मेरा n है, इसको ही हम क्यों n मान रहे हैं, इसको क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि ये ऑलरेडी इससे ज्यादा है, क्योंकि n+1 तो n से ज्यादा होगा ना। और जिधर n है उधर दो फॉर्मूले का दो जो है डिजिट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये मेरा कौन सा है, ये मेरा NCR + NCR-1 के साथ कंपेयर होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर n होगा, तो यहाँ
यहाँ तो n ही दिया हुआ है, तो अगर दोनों में n होना चाहिए तो यहाँ पर 499 होना चाहिए फिर, ठीक है। अच्छा ये अगर r है तो r माइनस 192 माइनस 191 हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब इधर ऑपोजिट साइड में क्या होना चाहिए, n प्लस 1 CR, तो n कितना है 499 प्लस 1 करोगे तो 500 आ जाएगा, r करेंगे तो 92 आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हम लोग का 92 ही r आया। तो इसके हिसाब से कंपेयर करके हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी 499 हम लोग का आंसर होगा। बोलो समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है, चलो अब हम लोग 21 वाला देखते हैं। देखो 21 वाला क्वेश्चन आसान है लेकिन इसका थोड़ा कंसेप्ट अलग है, यहाँ पर थोड़ा सा हमें लॉ को भी समझना पड़ेगा इसके साथ साथ। देखते हैं कैसा है क्वेश्चन। देखो यहाँ पर बोला है, बोल रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन ए 6-3 डिसीजन upholding a lower court, the number of ways it can give a majority decision reversing the lower court, ठीक है। तो पहले ये सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट क्या बोला है उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा तुम लोग को हमारे भारत का जो है सिस्टम वो बताते हैं। देखो पहले क्या होता था, बहुत पहले का बात है, जो हम लोग का पावर होता था, मेन पावर जो है वो किसके हाथ में था, जूरी, ठीक है। जूरी सिस्टम में चलता था पहले, कोर्ट का बात करें, ठीक है। कोर्ट में पहले ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट, ये जो सिस्टम है, ठीक है, ये हम लोग का देखो जूरी सिस्टम में पहले चलता था, ठीक है। तो जूरी सिस्टम में क्या होता था, ऑड नंबर जूरी मेंबर रहते थे, ऑड नंबर जूरी मेंबर, ठीक है। अब ये देखो जूरी सिस्टम तुम लोग देख सकते हो कि कैसे होता है, जैसे आजकल जो वो होता नहीं है, क्या बोलते हैं उसे, अरे वो गाने का कंपटीशन होता है, डांस का होता है, क्या क्या प्रोग्राम होता है ना टीवी में, हम तो देखते नहीं है, मेरा उतना टाइम होता नहीं है, पहले देखते थे थोड़ा बहुत, लेकिन अभी तो होता नहीं है टाइम, तो नहीं देख पाते हैं। तो वहां देखते हो जूरी रहता है ना, मतलब हम बोल रहे हैं ऐसे, जैसे कि मान लो 3 जज है, ठीक है, ऐसा होता है ना, 3 जज होते हैं, ठीक है, 3 जज बैठे हैं। अब आके कोई अपना परफॉर्मेंस दिया, मान लो डांस का है या फिर सिंगिंग वाला है, तो ये दोनों ने हाँ कर दिया, अगर ये ना कर भी देता है तो बोलो क्या वो कंपटीशन में आगे जा पाएगा? मान लो एक कंपटीटर आके अपना परफॉर्मेंस दिया, 2 जज ने हाँ बोला, एक ने ना बोला, क्या वो जा सकेगा आगे, मतलब सेकंड स्टेप में जा सकेगा कि नहीं जा सकेगा? अरे ऑडिशन वगैरह नहीं होता है, ऑडिशन हो गया फिर उसके बाद सेकंड राउंड थर्ड राउंड होता है, तो 2 जज अगर हाँ बोल रहे हैं कि हाँ, और ये थर्ड वाला बोल रहा है कि नहीं मुझे नहीं पसंद आया, तो क्या फिर भी वो आगे जा पाएगा? ये है मेरा क्वेश्चन। नहीं जा पाएगा। क्यों? 2 हाँ बोलेगा, एक ना बोलेगा तो नहीं जा पाएगा, या जा पाता है? मुझे टीवी वाला तो पता नहीं तीनों हाँ बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन यहाँ पर जूरी सिस्टम में क्या होता है ना, मतलब मैक्सिमम हाँ है कि ना, देखो 2 हाँ है, एक ना है, ठीक है, तो मैक्सिमम हाँ है, तो ये आगे जा पाएगा, ठीक है। तो जूरी सिस्टम, और अगर मान लो तीनों ने ही ना बोल दिया तब तो खत्म, ठीक है। अगर तीनों ने हाँ बोल दिया तब तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है, वोट ऐसा आया 2 हाँ 1 ना, ठीक है, जैसे तुम लोग नॉर्मल मान लो ना, तुम लोग मान लो कहीं घूमने जाना चाहते हो, 3 दोस्त बैठे हैं, ठीक है, 3 दोस्त है, कोई बोल रहा है कि हम लोग बिरला प्लेनेटोरियम जाएंगे, ठीक है, 2 बोल रहे हैं हम लोग बिरला प्लेनेटोरियम जाएंगे, कोई एक बोल रहा है कि हम लोग जो है कहीं और जाएंगे, ठीक है। तो फिर 2 अगर बोल रहा है तो उसको तो उसका बात मानना ही पड़ेगा ना, नॉर्मली वही होता है, नहीं ज्यादा लोग जो बोल रहे हैं वही मानना पड़ता है। वैसे ही जूरी में क्या होता है, ऑड नंबर ऑफ जूरी होते हैं, पहले 9 जूरी मेंबर होता था, ठीक है, 9 जूरी मेंबर होता था। अब कोई भी जब डिसीजन लेना होता था तो कैसा होना चाहिए था सिस्टम, देखो सिस्टम, मान लो ये एक पर्सन है, ठीक है, अब इसने मान लो कुछ गलत काम किया है, ठीक है, मान लो इसने चोरी किया है फॉर एग्जांपल, अब इसको क्या मिलेगा, सजा मिलेगा, ठीक है। अब 9 जूरी मेंबर है, अब उनको क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि वो गिल्टी है कि नॉट गिल्टी है, मतलब उसको सजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर 9 में से 5 लोग बोल रहे हैं कि उसे सजा मिलना चाहिए, पूरा कहानी सुन लिया भाई, ऐसा ऐसा किया है तो उसको सजा मिलना चाहिए नहीं चाहिए, 5 बोल रहे सजा मिलना चाहिए और 4 बोल रहे नहीं मिलना चाहिए। मैंने 4 कैसे किया, क्योंकि टोटल जूरी मेंबर 9 होते थे, ठीक है, तो 9 में से 5 बोल रहे हैं सजा मिलना चाहिए, इसका मतलब 4 बोल रहे नहीं मिलना चाहिए, तो क्या उसे सजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बताओ।
अब इसको सजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर 5 बोल रहे गिल्टी हो आप, मतलब आपने गलत किया है, और 4 बोल रहे नहीं नहीं नॉट गिल्टी हो, लेकिन इम्पैक्ट ओवरऑल क्या आएगा? क्या सजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सजा मिलेगा। हाँ मिलेगा, ठीक है, मतलब सजा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लो उनको जेल जाना है कि नहीं जाना है, तो इस पे डिसीजन मान लो है कि जेल जाना पड़ेगा, तो जेल जाना पड़ेगा। अच्छा, अब मान लो 6 जन बोल रहे गिल्टी, तो इसका मतलब कितने लोग बोल रहे हैं नॉट गिल्टी? 3 जन बोल रहे हैं नॉट गिल्टी, तो जेल जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? सजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पनिशमेंट, जेल नहीं, पनिशमेंट लिखता अच्छा नहीं लगता। हाँ बोलो, पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, 7 बोल रहे गिल्टी हो, फिर 2 बोल रहे गिल्टी नहीं हो, तो पनिशमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 2 से कुछ फर्क पड़ेगा? बोलो, मैम पनिशमेंट मिलेगा? जी पनिशमेंट मिलेगा। मिलेगा, हाँ। 8 बोल रहे हैं कि भाई आप गिल्टी हो, 1 बोल रहा है कि नहीं नहीं वो गिल्टी नहीं है, फिर भी उसे पनिशमेंट मिलेगा। 9 बोल रहे हैं कि गिल्टी हो, ठीक है, और कोई भी नहीं बोल रहा है कि गिल्टी नहीं, तब तो पनिशमेंट पक्का है भाई, मिलना ही मिलना है, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है? अगर मान लो यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि मैंने यहाँ 5 से स्टार्ट किया तो हर जगह पे पनिशमेंट दिखा, ठीक है, 5 6 7 8 9। अब मान लो 4 बोल रहे हैं गिल्टी हो और 5 बोल रहे हैं नॉट गिल्टी, तो क्या पनिशमेंट मिलेगा? 4 गिल्टी बोल रहा है, 5 बोल रहा है नॉट गिल्टी, मतलब गलत नहीं किया है उसने, तो क्या पनिशमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ बोलो। नो मैम, पनिशमेंट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। 3 बोल रहे हैं कि गिल्टी हो, तो इसका मतलब 7 बोल रहे होंगे कि नॉट गिल्टी, तो पनिशमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं। नहीं मिलेगा। 2 बोल रहे हैं कि गिल्टी हो, इसका मतलब यहाँ कितना आना चाहिए? 2 होने से यहाँ 7, ये 7 मैंने ज्यादा लिख दिया, ये 6 होगा, ये 6 होगा, 6 + 3 9 होगा ना, क्योंकि 9 जूरी मेंबर होते थे। और 2 बोल रहे हैं कि गिल्टी है, तो यहाँ पर 7 बोल रहा है कि नॉट गिल्टी, तो भी पनिशमेंट नहीं मिलेगा। और 1 बोल रहा है गिल्टी हो, और बाकी 8 के 8 बोल रहा है नहीं नहीं उसने कोई गलत काम नहीं किया है, ठीक है, पूरा बात सुनने के बाद, तो कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाला। और अगर कोई भी जो है बोल रहा है कि भाई गिल्टी नहीं है, और बाकी सब बोल रहे हैं नॉट गिल्टी नॉट गिल्टी नॉट गिल्टी, तो इसका मतलब कोई भी सजा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये सारी चीजों को बताने का मेरा एक ही रीजन था, ताकि तुम लोग ये वाला पॉइंट को समझ सको। जब हम बोलेंगे 6 to 3, तो ये जूरी मेंबर ऑड नंबर क्यों रखा जाता था? अगर ऑड नहीं रखोगे तो डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ऑड नहीं रखेंगे तो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जैसे मान लो अगर 8 जूरी मेंबर होता, मतलब इवन नंबर पे 4 बोल रहा है गिल्टी, 4 बोल रहा है नॉट गिल्टी, अब कैसे डिसीजन लोगे? आधा आधा हो गया ना भाई, 50% लोग बोल रहा है गिल्टी, 50% बोल रहा है नॉट गिल्टी, तो कैसे होगा? तब तो पॉसिबल नहीं है ना। इसीलिए जूरी मेंबर को रखा जाता था ऑड नंबर पे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग का जो सिस्टम है भारत में, वो हम लोग का जूरी सिस्टम में नहीं है। अब जो है जज के ऊपर सारे डिसीजन जो है दिए जाते हैं, तब भी जज होता था, लेकिन जूरी मेंबर के डिसीजन के ऊपर डिसीजन लिया जाता था, ठीक है। अभी जो है जज के ऊपर सारा डिसीजन होता है, और हमारा जो सिस्टम है उसमें देखो क्या होता है। सबसे पहला जो कोर्ट आता है वो होता है सेशन कोर्ट, यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट होता है उसके, मतलब ये सबसे नीचे लेवल पे है। मतलब सबसे पहले कुछ भी अगर हमें करना है कोर्ट का, तो वो सेशन कोर्ट में जाना पड़ेगा। फिर सेशन कोर्ट हमें ट्रांसफर कर सकता है अगर हम लोग चाहे कि हाँ यहाँ हमें जो फैसला मिला वो सही नहीं लग रहा है, या कुछ भी और रीजन है, देन सेकंड ऑप्शन होता है हाई कोर्ट, ठीक है। और सबसे ऊपर ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, इससे ऊपर हमारे देश में और कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले सेशन कोर्ट में जा सकते हैं, फिर नहीं पसंद आया, मतलब कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, देन हाई कोर्ट, देन हो जाता है सुप्रीम कोर्ट। इस तरीके से चलता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन ए 6 to 3 डिसीजन अपहोल्डिंग ए लोअर कोर्ट। मतलब लोअर कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, जहां पर डिसीजन कैसे हुआ है 6 to 3, और अपहोल्डिंग का मतलब मान लेना, सुप्रीम कोर्ट ने वो डिसीजन मान लिया है। मतलब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट यानी हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट कुछ एक होगा, लोअर कोर्ट का डिसीजन मान लिया है। द नंबर ऑफ वेज इट कैन गिव ए मेजोरिटी डिसीजन रिवर्सिंग द लोअर कोर्ट। बोल रहा है कि कैसा, ऐसा क्या करें ताकि जो लोअर कोर्ट का डिसीजन है उसे हम लोग रिवर्स कर सके, ठीक है। लोअर कोर्ट के डिसीजन को हम लोग रिवर्स कर सके। तो लोअर कोर्ट का डिसीजन क्या है 6 to 3, और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है। क्वेश्चन क्या बोला है, लोअर कोर्ट का एक डिसीजन आया है, लिखते हैं
यहाँ पर लोअर कोर्ट का जो डिसीजन है वो क्या है? लोअर कोर्ट का जो डिसीजन है वो है 6-3, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है? इसे हमें करना है रिवर्स, ठीक है। अच्छा, अब रिवर्स कब होगा? 6-3 का मतलब क्या हो गया? रिवर्स करने का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है। और वो डिसीजन कैसे हाँ हुआ? 6-3 मतलब 6 लोगों ने बोला होगा गिल्टी और 3 लोगों ने बोला होगा नॉट गिल्टी, इसीलिए सजा मिला। तभी तो कोई, देखो सजा मिलने पे ही तो हम लोग नेक्स्ट वाले कोर्ट में जाएंगे ना। ये सुप्रीम कोर्ट को मैंने क्या लिख दिया है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगर हमें सजा मिला है तो ही तो हम लोग नेक्स्ट जाएंगे। अगर हमें सजा नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या सजा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। अगर किसी पर्सन को मान लो सेशन कोर्ट में लगा कि उसे गिल्टी करार कर दिया, वो बोल रहा है नहीं भाई मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो वो यहाँ आ सकता है। यहाँ भी उसे अगर कुछ नहीं दिख रहा है कि भाई मेरे फेवर में तो कुछ नहीं हो रहा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट वाले बोल रहे हैं कि लोअर कोर्ट का जो डिसीजन है वो सही है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट तक क्यों आया होगा? क्योंकि उसको गिल्टी करार दिया होगा, ठीक है। अब वो चाहता है कि मेरा डिसीजन रिवर्स हो जाए। अब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि लोअर कोर्ट ने जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। तो ये 6-3 में 6 गिल्टी नॉट, ये 3 ही नॉट गिल्टी है। ये कैसे हम कंफर्म हो रहा है? क्वेश्चन में तो नहीं बोला, ये इसीलिए हम लोग कंफर्म हो पा रहे हैं क्योंकि कोई कोई तब जाएगा ना नेक्स्ट कोर्ट में जब उसे ऐसा लग रहा है कि मुझे सजा मिल रहा है लेकिन मुझे ये सजा नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब 6 लोगों ने गिल्टी बोला होगा, 3 लोगों ने नॉट गिल्टी बोला होगा, और जो फैसला आया वो पनिशमेंट का आ गया होगा, ठीक है। इसीलिए तो उन्होंने लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने का सोचा, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड कर दिया लोअर कोर्ट के डिसीजन को, मतलब वही डिसीजन को मान के रख लिया, अपहोल्ड करके रख दिया, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए ताकि डिसीजन जो है वो रिवर्स हो जाए। तो रिवर्स कब हो सकता है? तो टोटल कितने जूरी मेंबर है? यहाँ पर जूरी मेंबर के तरह ही दिया है, तो 6 अगर गिल्टी बोला है 3 नॉट गिल्टी, तो टोटल मेंबर कितने हो गए जिन्होंने डिसीजन लिया? टोटल मेंबर कितने हो गए बताओ? 9, टोटल 9 लोग हो गए, ठीक है। अब ये डिसीजन रिवर्स कब हो सकता है? बोलो, रिवर्स तब हो सकता है अगर 9 के 9 लोग ही बोल दे कि नॉट गिल्टी, ठीक है। या कितने लोग नॉट गिल्टी बोलने से होगा? 8 लोग नॉट गिल्टी बोलेंगे तो भी होगा। क्यों होगा? 9 लोग अगर नॉट गिल्टी बोल रहे हैं इसका मतलब एक भी लोग गिल्टी नहीं बोल रहा है। 8 लोग अगर नॉट गिल्टी बोल रहे हैं तो एक गिल्टी बोल रहा है, फिर भी उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगा। ऐसा करके मुझे बोलो कितना सारा ऑप्शन तक हमें जाना चाहिए? 9, 8, क्या 7 भी होगा? अगर 7 लोग बोलेंगे नॉट गिल्टी तो क्या डिसीजन रिवर्स होगा? यस मैम। होगा, क्योंकि देखो 9 लोग नॉट गिल्टी बोल रहे हैं तो गिल्टी कितने बोल रहे हैं? 0, ठीक है। अगर 8 लोग नॉट गिल्टी बोल रहे हैं तो एक बोल रहा है गिल्टी, तो भी हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगा, तो डिसीजन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। इसमें भी रिवर्स होगा, इसमें भी रिवर्स होगा, क्योंकि 7 अगर नॉट गिल्टी बोल रहे हैं तो 2 गिल्टी बोल रहा होगा, तो भी डिसीजन रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, और आगे जा सकते हैं। अगर 6 लोग बोल रहा है नॉट गिल्टी तो कितने लोग गिल्टी बोल रहे हैं? 3, तो क्या डिसीजन रिवर्स होगा? बिल्कुल होगा। होगा कि नहीं? सेम यही वाला प्रोसेस तो है। और अगर 5 लोग बोल रहे हैं नॉट गिल्टी और 4 बोल रहे हैं गिल्टी, तो भी डिसीजन रिवर्स होगा। अब मुझे बोलो अगर 4 लोग नॉट गिल्टी बोल रहा है तो 5 गिल्टी बोल रहा है, तो क्या डिसीजन रिवर्स होगा? नो मैम। नहीं होगा ना, नॉट रिवर्स हो जाएगा। तो हमें तो रिवर्स चाहिए, तो फिर क्या क्या ऑप्शन है? तो ऑप्शन ऐसा होगा, देखो 9 में से 9 लोग ही अगर हमें जो है नॉट गिल्टी बोलते, 9 में से कोई भी 8 नॉट गिल्टी बोलते, ठीक है। 9 में से कोई भी 7 नॉट गिल्टी बोल दे, 9 में से कोई भी 6 नॉट गिल्टी बोल दे, 9 में से कोई भी 5 नॉट गिल्टी बोल दे, तो हम लोग का डिसीजन रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो इसका तो कैलकुलेशन तुम लोग कर लोगे, वो मुझे पता है। लेकिन मुझे ये बताओ कि क्वेश्चन तो यहाँ पर बना, अभी तक तो हम ऐसे ही स्टोरी बता रहे थे, बिना स्टोरी के तुम लोग क्वेश्चन को नहीं समझ पाते। क्या तुम लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया? तो उसको सॉल्व करेंगे हम। यस मैम। देखो सबको समझ में आया क्या हुआ है यहाँ पर?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा ठीक है, तो अब सॉल्व कर लो। यहाँ पर 9C9 का मतलब कितना हो जाएगा 1, ठीक है। 9C8 का कंप्लीमेंट्री कर लो, कितना होगा 9C1। 8 चीजों को चूज करने का मतलब एक को ना करना। 9C7 का कंप्लीमेंट्री कर लो तो 9C2 हो जाएगा। 9C6 का कंप्लीमेंट्री कितना होगा बोलो। 9C6 और 9C5 का, बाकी दो तो मैंने बताया तुम। बोलो। 3. और ये 9C4. हाँ, अब सॉल्व कर लो। 1 2 into 1 9 into 8 3 2 1 9 8 7 4 3 2 1 9 7 6 5 1 plus 9 plus 36 plus 12 into 7 84 3 3 2 3 ये कितना हो रहा है नीचे 4 रह जाएगा 9। अच्छा मैंने 8 नहीं लिखा है यहाँ पर, एक चीज गलत लिखा है, ठीक है। तुम लोग सही लिखे हो तो ठीक है, मेरा यहाँ गलत हो गया। 8 7 होना चाहिए ना। 9 8 7 6 मैंने 8 नहीं लिख के 7 6 5 लिख दिया था, ठीक है। तो 4 2 8 2 2 कैंसिल 3 और 2 यानी 9 into 2 18 18 into 7 126। अब ऐड करो देखो कितना आता है। 256. हाँ 256 ये आंसर होगा, ठीक है। 256 हम लोग का आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के लिए ये सिस्टम समझना जरूरी था, नहीं तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि क्या रिवर्स बोल रहा है, ठीक है। रिवर्स का मतलब कि उसका डिसीजन जो आया उसे चेंज करवाना। नेक्स्ट देखते हैं 22। इसमें क्या बोला है 5 bulbs of which 3 are defective are to be tried in 2 bulb points in a dark room. Number of trials the room shall be lighted is, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, हम लोग के पास टोटल 5 बल्ब्स है जिसमें से 3 डिफेक्टिव है। तो क्वेश्चन नंबर लिखते हैं। 5 बल्ब है तो हम बल्ब का ऐसे नाम दे देते हैं ABCD और E, ठीक है। ये 5 बल्ब्स है। 5 बल्ब में से बोल रहा है, ठीक है, ये बल्ब हो गया, ठीक है। चलो उतना अच्छा तो हो नहीं रहा है मेरा, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही छोड़ो। तो ये 5 बल्ब हो गया जिसमें से 3 डिफेक्टिव है। मान लो ये CDE ये डिफेक्टिव है, हम इसको ऐसे कर देते हैं डिफेक्टिव, ठीक है। ये ऐसे करके समझा दिया मैंने। ये 3 बल्ब जो है ये डिफेक्टिव है, ये और ये डिफेक्टिव है। अच्छा, इसका मतलब बाकी 2 बल्ब अच्छा है। अब बोल रहा है ये बल्ब को क्या करना है, हमें 2 बल्ब पॉइंट में एक डार्क रूम में लगाना है। ये एक रूम है, ठीक है, एक डार्क रूम है, ठीक है, जिसके अंदर 2 बल्ब पॉइंट है। मान लो यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, तो यहाँ हम लोग एक बल्ब लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग एक बल्ब लगा सकते हैं, यहाँ हम लोग एक बल्ब लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोगों को बल्ब लगाना है। अब बोला है कि हम लोग को यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें बल्ब लगाने के लिए बोल रहा है, और कैसे करके रूम हमारा जो है लाइट आ सकता है, ठीक है। क्या बोला है देखो, बोल रहा है कि इन ए डार्क रूम नंबर ऑफ ट्रायल्स द रूम शैल बी लाइटेड। कितने सारे ऐसे ट्रायल्स करें ताकि जो है रूम हमारा
लाइटेड हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर लगा, मान लो ये स्विच बोर्ड दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्विच ऑन करने से ही जो है रूम में लाइट होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, रूम में लाइट होने के लिए क्या दोनों बल्ब पॉइंट में लगे हुए बल्ब अच्छे होने चाहिए, या कोई भी एक होने से भी रूम लाइट होगा? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है रूम शैल बी लाइटेड, रूम में लाइट होना चाहिए। तो मुझे एक चीज बताओ कि दोनों बल्ब अच्छा होना चाहिए या एक बल्ब भी अच्छा होगा तो लाइट जल जाएगा, बोलो। मैम कोई भी एक चलेगा तो हो जाएगा। हाँ, तो अगर मान लो हम लोग ए बी लाइट लगा रहे हैं तो क्या लाइट होगा रूम में, लाइट हो जाएगा? अगर ए बी बल्ब लगा रहे हैं तो क्या रूम में लाइट होगा कि नहीं होगा? हाँ ये लाइट हो जाएगा। हाँ, ये दोनों अच्छा है। अच्छा, अगर हम लोग एसी बल्ब लगा रहे हैं जिसमें से सी डिफेक्टिव है तो क्या लाइट होगा रूम में? हाँ Yes, लाइट ma'am. होगा। अच्छा, ए डी लगा रहे हैं तो क्या रूम में लाइट होगा? यस मैम लाइट होगा। अच्छा, ए ई लगा रहे हैं तो भी क्या रूम में लाइट होगा? हाँ Yes, ma'am. अच्छा, बी सी लगा रहे हैं तो क्या रूम में लाइट होगा? Yes, यस मैम। ma'am. अच्छा, बी डी लगा रहे हैं तो क्या रूम में लाइट होगा? हाँ Yes, ma'am. अच्छा, बी ई लगा रहे हैं तो क्या रूम में लाइट होगा? Yes, ma'am. अच्छा, अगर आप सी डी लगा रहे हैं तो क्या रूम में लाइट होगा? No, ma'am. नहीं होगा। अच्छा, अगर हम लोग सी डी के बाद चलो सीई लगा रहे हैं तो क्या रूम में लाइट होगा? No, ma'am. और लास्ट डीई, बस यही ऑप्शन बचा है, इसमें भी रूम में लाइट नहीं होगा, ठीक है। तो जितना भी पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन है वो मैंने कर लिया। तो अब हमें इसका आंसर कैसे देना है, तो इसका आंसर हम लोग ऐसे दे सकते हैं। ये देखो, हम लोग पहले यहाँ पर लिखते हैं टोटल लाइट्स। टोटल लाइट्स हो गया हम लोग का 5, ठीक है। इसमें से यहां पर लिखेंगे 3 डिफेक्टिव है तो 2 नॉन डिफेक्टिव है। तो जब भी हमें लाइट चूज करना है तो कैसे चूज करना है, ठीक है। अगर हम लोग 3 डिफेक्टिव में से कोई भी 2 डिफेक्टिव चूज करेंगे, 3 में से कोई भी 2 करेंगे, ये देखो ये कंडीशन, तो हम लोग का रूम में लाइट नहीं होगा, ठीक है। तो रूम में लाइट नहीं होगा। तो हम लोग कैसे देख सकते हैं, हम लोग ऐसे कर सकते हैं। देखो, हमें क्या करना है, सबसे पहला बात है कि हमें कोई भी 2 लाइट चूज करना है, ठीक है। तो अगर सारे बल्ब अच्छे होते तो 5C2 करने से ही होता, 5 में से कोई भी 2 बल्ब यूज कर लेते तो हमारे घर में रोशनी हो जाता। लेकिन हमें 3 में से, ये 3 डिफेक्टिव में से कोई भी 2 बल्ब नहीं चूज करना है। मतलब ये 3 में से कोई भी 2 बल्ब अगर चूज करेंगे तो घर में रोशनी नहीं होगा। तो 3C2 हमें चूज नहीं करना है, ठीक है। ये डिफेक्टिव वाला बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर 5 में से कोई भी 2 बल्ब चूज करते, अगर कुछ भी डिफेक्टिव नहीं होता तो हमारे घर में रोशनी हो जाता। लेकिन 3 डिफेक्टिव निकल गए तो 3 में से जो 2 डिफेक्टिव है उसे कभी नहीं चूज करना है, मतलब वो माइनस कर दो तो तुम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 into 1 5 into 4, 2 into 1 3 into 2, 10 minus 3 7। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें से घर में लाइट हो सकता है। बोलो, ये फॉर्मूला समझ में आया? बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो इस तरीके से, या फिर फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूला समझ में आया? Yes, ma'am. यहाँ पर लेकिन ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक लाइट खराब और एक लाइट अच्छा भी होगा तो भी रोशनी होगा। इसीलिए हमें क्या करना है, कभी भी 2 खराब लाइट नहीं चूज करना है, सॉरी 2 खराब लाइट नहीं चूज करना है। तो 3 खराब लाइट में से 2 खराब लाइट हमें कभी भी चूज नहीं करना, इसलिए माइनस कर दिया। और ये 5C2 मैंने टोटल लाइट्स ले लिया था, बट 3 में से 2 तो हम लोग कभी चूज नहीं करेंगे, ताकि हमारा वो डिफेक्टिव दोनों आ जाएगा तो उसमें हमारा घर में रोशनी नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए इस तरीके से करना पड़ेगा। अच्छा, ये हम लोग का हो गया 22। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं
इसमें से देखो ये 5D जो है एक्सरसाइज 5D, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हम लोगों ने ना पहले किया था, ये एक्चुअली परमुटेशन का है, ये एक्चुअली मिसलेनियस एग्जांपल है, यहाँ पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों चीज है। तो हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट 1 जो है क्वेश्चन 1 ये कर लिया था, और क्वेश्चन 2 कॉम्बिनेशन का एग्जामिनेशन जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही किया था, ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन नंबर 3। मैम 5C का 16 और 17। हाँ वो भी करवाएंगे, ठीक है, वो एंड में करवाएंगे, उसमें भी और परमुटेशन में भी एक दो बाकी है, जो भी मैंने बाकी रखा है वो सारे स्पेशल केस है, उसको हम लोग लास्ट में जब हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा उसको करेंगे। और इसमें भी एक बाकी है वो आज करवा देंगे, जैसे ये वाला, ये 4th नंबर वाला मैंने बोला था MCQ जैसा नहीं है, लेकिन हम ये करवा देंगे लास्ट 15 मिनट्स में, हम लोग ये वाला कवर कर लेंगे। और यहाँ पर जो 15 16 बाकी है, और इसके आगे भी हमारा 2 क्वेश्चन बाकी है, एक्सरसाइज आई थिंक 5A का, ठीक है, मेरे पास नोट डाउन किया, हम देख लेंगे, तो वो हम लोग सारे क्वेश्चंस को लास्ट में करेंगे। अच्छा अब ये वाला देखो, यहाँ पर 3rd नंबर वाला, ठीक है, 1 2 तो हम लोग का हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा इसमें क्या बोला है देखो, the number of different words that can be formed with 12 consonant and 5 vowels by taking 4 consonant and 3 vowels in each word, ठीक है, तो हमें क्या करना है, अलग अलग वर्ड्स बनाना है, ठीक है, तो क्या क्या लेटर लेना पड़ेगा, बोल रहा है कि 12 कॉन्सोनेंट है टोटल और 5 वावल्स है, और उसमें से हमें 4 कॉन्सोनेंट और 3 वावल्स लेना है, तो कितने सारे वर्ड बन सकते हैं, बोलो। अवेलेबल है 12 कॉन्सोनेंट और 5 वावल्स, ठीक है, 5 वावल्स तो हमें पता है क्या होता है, A E I O U, ठीक है, और 12 कॉन्सोनेंट में कोई भी कॉन्सोनेंट लिख लो, जैसे B लिख लो, C लिख लो, ठीक है, समझने के लिए बोल रहे, लिखना जरूरी नहीं है, मतलब एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है, अभी समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। D E तो वावल्स हो जाएगा, F G H I J K L हो गया 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, I J K L M N 10 11 12, देखो 12 कॉन्सोनेंट लिख लिया है मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा क्या यही लिखना पड़ेगा, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, तुम लोग कोई भी कॉन्सोनेंट लिख सकते हो, इसके अलावा लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल लिया, लेकिन वावल्स तो यही लिखोगे, इसके अलावा तो कुछ नहीं लिख सकते हो, वावल्स तो इतना ही होता है, इसके अलावा और कोई वावल्स नहीं होता है, 5 वावल्स होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वर्ड रेडी करना है, ठीक है, कितना वर्ड रेडी करना है, जो वर्ड रेडी करेंगे कितना सारा वर्ड रेडी होगा, जिसमें 4 कॉन्सोनेंट और 3 वावल्स होने चाहिए, एक एक वर्ड में 4 कॉन्सोनेंट 3 वावल्स, मतलब कितने सारे लेटर का वर्ड होगा, 4 कॉन्सोनेंट और 3 वावल्स, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 लेटर का वर्ड होगा। तो अगर हम लोगों को कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करना है तो हम लोग कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कितना कॉन्सोनेंट लेना पड़ेगा, देखो बोला है तो 4 कॉन्सोनेंट, ये जो वर्ड बनेगा ये किसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 4 कॉन्सोनेंट और 3 वावल्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो बोलो 4 कॉन्सोनेंट कैसे सिलेक्ट करेंगे। मैम 12C4। हाँ 12C4, 12 कॉन्सोनेंट में से 4 कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट करेंगे, एंड क्योंकि एक साथ करना है तो मल्टीप्लीकेशन, 5 वावल्स में से सेम तरीके से 3 वावल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या सिर्फ सिलेक्शन करने से वर्ड बनेगा, या फिर यहाँ पर अरेंज भी करना पड़ेगा, जैसे कि हम तुम लोग को एक एग्जांपल देते हैं, मैंने मान लो ये 4 कॉन्सोनेंट लिया, लाइन बाय लाइन ही लिखते हैं BCDF, ठीक है, और उसके बाद मैंने 3 वावल्स ले लिया IOU, और ये एक वर्ड बन गया, क्योंकि मीनिंग से कोई लेना देना नहीं होता, ये एक वर्ड बन गया। अच्छा अब इसको अगर हम थोड़ा इधर उधर चेंज करते हैं, लाइक मैंने ऐसे कर दिया BDFCOIU, ठीक है, जो था वही रखा है, जैसा जैसा लेटर लिया था सेम उसी लेटर से और एक वर्ड बना लिया, क्या ये दोनों चीज अलग है कि एक ही है,
मतलब हमें तो वर्ड बनाने के लिए बोला है, तो तुम लोग बताओ कि ये दोनों चीज ही बनना चाहिए, कोई एक बनना चाहिए? मैम कोई एक। क्यों कोई एक क्यों? अगर हम लोग को वर्ड बनाने बोला है तो वर्ड बनाने के लिए जैसे मान लो कैट, ठीक है, ये 3 लेटर है, तो कैट एक वर्ड है, CTA हो जाएगा, ATC हो जाएगा। तो वर्ड बनाने के लिए जब हमें बोला जाएगा तो क्या एक ही बनाएंगे या फिर ये चेंज होने से मीनिंग बदलेगा? मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं, क्या अगर हमें बोले कि मान लो CAT से अलग अलग वर्ड बनाओ, तो CATTAC, तो चूज तो वही CAT को ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर CAT और TAC का मतलब तो एक नहीं होगा ना, क्योंकि हमें वर्ड बनाने बोला है। तो अगर लेटर का पोजीशन चेंज हो जाता है तो वर्ड भी डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन एज वेल एज परमुटेशन दोनों ही लगना चाहिए। बोलो ये बात समझ में आया कि ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, बना है एक ही कॉम्पोजिशन से। मैंने क्या क्या सिलेक्ट किया, यहां से मैंने सिलेक्ट किया BCDF और यहां से मैंने IOU, और इससे तो कितने सारे वर्ड बन सकते हैं। एक तो ये, एक ये, और भी इसका पोजीशन चेंज कर दो, लाइक ऐसे कर दो CFIDOU, ठीक है, CFIDOUB, तो ये और एक वर्ड बन गया। बोलो मेरा बात समझ में आया? यहाँ पर कॉम्बिनेशन भी लगेगा, परमुटेशन भी लगेगा। क्या ये बात क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस मैम। बाकी लोग? हाँ बोलो, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. देखो यहाँ हमारा इसका मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों चीज का ही एप्लीकेशन होना चाहिए। तो ये तो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन कर लिया कि 12 में से 4 कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट करेंगे, 5 में से कोई भी 3 हम लोग जो है वावल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अब वो सिलेक्टेड जो लेटर्स है वो अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है कितने तरीके से? तो टोटल कितने हम लोगों ने लेटर सिलेक्ट किया एट ए टाइम में? बोलो टोटल एट ए टाइम कितना लेटर सिलेक्ट कर रहे 7. हैं? 7 लेटर्स अपने अंदर इंटरचेंज कितने तरीके से कर सकेंगे? 7 प्लेसेस अगर अवेलेबल है। मैम 7 7P फैक्टोरियल हो जाएगा. 7P7। 7 अच्छा, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कैट ये अपने अंदर कितने तरीके से इंटरचेंज करेगा? कैट ATCA ठीक है। उसके बाद और क्या हो सकता है? ATT, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 और एक होना चाहिए 6। TT 2 बार ले लिया, CTA, ठीक है, CTA। ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये होता है परमुटेशन। परमुटेशन में क्या होता है? 3 लेटर है इसीलिए N3 हो गया। इससे हम लोग कितने सारे वर्ड बना सकते हैं? तो एट ए टाइम हमें 3 लेटर लेके ही वर्ड बनाने के लिए बोल रहा है, तो 3 लेटर में से 3 लेटर को लेके वर्ड बनाएंगे तो 3P3। अब 3P3 का फॉर्मूला क्या था? 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी 3 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, यानी 6। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 1 2 3 4 5 6। और लिया तो वही CAT है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ CAT से अगर हम लोग ATC में चले जाते हैं या TC तो मीनिंग बदल जाता है, क्योंकि वर्ड तो डिफरेंट हो जाएगा ना। जैसे ही लेटर का पोजीशन बदल जाएगा वर्ड का भी मीनिंग बदल जाएगा। तो इतने सारे चूज करना है, और जो भी चूज करेंगे वो अपने अंदर 7P7 तरीके से इंटरचेंज करेगा। तो ये एंड इंटरचेंज भी होना चाहिए, तो मल्टीप्लीकेशन होगा। अब कैलकुलेट करो, ठीक है। 4 3 2 1 और 12 11, और यहाँ पर हो जाएगा 12 11 10 और 9। अच्छा, यहाँ पर हो गया 3 2 1 5 4 3, और 7P7 का होता है, ये मैंने शॉर्टकट तुम लोग को सिखाया था, 7P7 7 फैक्टोरियल होता है, ठीक है। और फॉर्मूले में भी चेक करके देख सकते हो, 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 7 फैक्टोरियल, यानी 7 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, यानी कि 1, और 7 फैक्टोरियल का जो आंसर होगा, तो इसलिए मैंने 7 फैक्टोरियल लिखा है। अगर तुम लोग परम्यूटेशन भूल गए हो तो मैंने थोड़ा सा याद दिला दिया, ठीक है। ये 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 हो गया। अच्छा, यहाँ पर 2 3 3 कैंसिल आउट। अच्छा, कितना आंसर आ रहा है? आंसर आ रहा है हम लोग का 11 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 10,
और 7 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाएगा, 7 फैक्टर, अच्छा यही लिखते हैं, ऐसा ही ऑप्शन था 4950 इंटू 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं क्योंकि ऑप्शन हमारा ऐसा बना हुआ है, ये देखो 7 फैक्टोरियल, सी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जाता था, ऐसे भी लिखा जाता था, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 4950 इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो। और अगर पूरा कैलकुलेशन किया हुआ रहता तो तुम लोग को पूरा कैलकुलेट करना पड़ता, ठीक है। इस तरीके से हम लोग आंसर दे सकते हैं। अच्छा, ये हम लोग का थर्ड नंबर हो गया। अच्छा, अब तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर फोर्थ नंबर से लेके, ये देखो यहाँ फोर्थ नंबर से लेके जितना भी क्वेश्चन है ये खत्म हो जाएगा 20 तक, तुम लोग खुद से ट्राई करके देख सकते हो, जो हो रहा है ठीक है, जो नहीं होगा नहीं होगा, तुम लोग ये आराम से एक बार होमवर्क में देख सकते हो। अभी हम क्या करवाएंगे, यहाँ पर जो फोर्थ नंबर वाला बाकी था वो एक बार बता देते, ठीक है, जो टाइम है हमारे पास ये फोर्थ नंबर वाला बता देते। क्यों मैंने ये नहीं करवाया था, क्योंकि मैंने बोला था कि एमसीक्यू के लिए ठीक नहीं है, ठीक है, मतलब काफी ज्यादा है, इस क्वेश्चन को करने का टाइम काफी ज्यादा है। तो ये देखो कैसे करके होगा, ये फॉर्मूला वगैरह से होने वाला नहीं है। देखो क्या बोला है, NCR-1 इक्वल टू 56, ठीक है। फिर यहां पर बोला है NCR 28, अच्छा फिर नेक्स्ट बोल रहा है NCR+1, NCR+1, ये हम लोग को बोला है 8, और बोल रहा है R कितना होगा, R कितना होगा ये पूछ रहा है। क्या हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है, ऑप्शन है हम लोग का 8, 6, 5, देखते हैं 8, 6 और 5, और D है नन ऑफ दिस। अब ऑप्शन से क्यों नहीं होगा वो बताते हैं। देखो एन नहीं पता ना, दो मिसिंग फिगर है, आर पूछ रहा है, आर का ऑप्शन दिया है। अब आर को अगर यूज कर भी लेते हैं कि भाई ये ऑप्शन से देख लेते हैं आर कितना होगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास तो एन है ही नहीं। अगर एन भी ऑप्शन में दे देता तो ऑप्शन से कर सकते थे, जैसे मान लो ऑप्शन ए ले लिया 8, तो एन सी 8-1 इक्वल टू 56, एन सी 7 इक्वल टू 56। अब कैसे फाइंड आउट करोगे कि मतलब एन अगर दिया हुआ नहीं है तो कैसे कंफर्म करेंगे कि 56 कौन से वैल्यू से आ रहा है, नहीं कर पाएंगे, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, इक्वेशन बना के कर सकते हैं। जैसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं NCR डिवाइडेड बाई NCR-1 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 28/56। देखो जैसे तुम लोग इक्वेशन बनाते हो ना, x प्लस वाई दे दिया है मान लो 19, ठीक है, फिर बोला है 2x इक्वल टू मान लो यहाँ पर दे दिया है 7, तो यहाँ से x इक्वल टू 7/2 निकाल लेते हो, फिर सब्सटीट्यूट करके आंसर निकाल लेते हो कि y कितना होगा। सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर इक्वेशन को कैसे कर रहे हैं, ये एक इक्वेशन मान लेते हैं, ये एक इक्वेशन मान लेते हैं, और ये एक इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, 2 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दिया। जैसे प्लस माइनस कर सकते हैं वैसे डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या वैल्यू मिलेगा, अब देखो जो हम लोग का इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा कॉम्बिनेशन का मेन फॉर्मूला होता है उसे यूज करना पड़ेगा। देखो हम लोग का मेन फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का ऐसा होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। पहला फॉर्मूला मैंने तुम लोग को ये बताया था कॉम्बिनेशन का। देखो सबसे पहले कॉम्बिनेशन को हम लोग 3 पार्ट में देखे थे, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो हम लोग का ऐसा होता था, NPR डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल, ऐसा होता था, ठीक है। अच्छा अब NPR को हम लोग ऐसे बोलते थे n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल जो फॉर्मूला है, और ये आर फैक्टोरियल नीचे 1/r आ जाएगा, तो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो जस्ट मैंने एक बार याद दिला दिया कि हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, तो इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो NCR को हम लोग क्या लिखेंगे, NCR को हम लोग ऐसे लिखेंगे n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, अब इसको स्प्लिट करना है, n फैक्टोरियल n माइनस आर। अब बोलो इसको क्या लिखे, n माइनस आर फैक्टोरियल ऐसे लिखते थे क्योंकि यहाँ तो r की जगह क्या है, r-1 है, तो ये मैंने लिख दिया n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर। अब r की जगह क्या लिखना पड़ेगा ये बताओ, r की जगह क्या लिखना पड़ेगा, n
फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन का, शॉर्टकट नहीं, मेन फॉर्मूला बता रहे हैं। n से r माइनस वन, तो n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल लिख दिया इंटू आर फैक्टोरियल। तो यहाँ r कितना है बोलो, कितना लिखें? मैम r माइनस वन। हाँ r है r माइनस वन, तो r माइनस वन फैक्टोरियल लिखेंगे, r की जगह r माइनस वन है। अच्छा, अब कुछ डेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या क्या कैंसिल आउट होगा? ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप देखते हैं जो बचा हुआ है वो क्या क्या है, तो यहाँ पर लिखते हैं। अच्छा चलो, इधर लिख के ही कैंसिल आउट करके तुम लोग को दिखा देते हैं, ये ऑप्शन हटाते हैं। चलो यहाँ पर लिख के ही दिखा देते हैं कैसे कैंसिल आउट होगा। n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, यहाँ पर ये रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा n माइनस आर माइनस वन, मतलब n माइनस आर प्लस वन हो जाएगा, माइनस माइनस में प्लस वन फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ठीक है। और इधर 28 और 56 को अगर हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 होगा। देखो यहां तक क्लियरली समझ में आया क्या किया हम लोगों ने? एक बार देख लो यहां तक कोई डाउट है कि नहीं, तब हम आगे का स्टेप करेंगे। यहां तक समझ में आया? ये समझ में आया, ये तो कैलकुलेशन है। यस मैम। अच्छा ठीक है, n फैक्टोरियल कैंसिल आउट। अच्छा, यहां पर भी हमारा कैंसिल आउट हो सकता है, जैसे कि देखो मुझे एक चीज बताओ, r फैक्टोरियल और r माइनस वन फैक्टोरियल में बड़ा वैल्यू कौन सा है, बिगर वैल्यू कौन सा है, r है कि r माइनस वन है? r और r माइनस वन में बड़ा वैल्यू कौन सा है? मैम आर फैक्टोरियल। r, ठीक है। जैसे मान लो 8 फैक्टोरियल है और ऊपर 7 फैक्टोरियल है, तो तुम लोग कैसे लिखोगे? 7 फैक्टोरियल को वैसे ही रखोगे, 8 को लिखोगे 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक है। सेम वही चीज अगर हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे तो वो कैसे करेंगे? देखो हम लोग ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि r माइनस वन फैक्टोरियल जो है उसको वैसे ही रख देंगे क्योंकि वो छोटा वैल्यू है, ठीक है, ऐसे। और r को क्या लिख सकते हैं? पहले r, उसके नेक्स्ट वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? जैसे 8 के बाद 7 आता है, कैसे? 8 माइनस वन करके, तो r के बाद कितना आएगा? कोशिश करो, r के बाद कितना आएगा? मैम अगर r r माइनस वन। r माइनस वन, हम लोग यही तक लिखेंगे ताकि कैंसिल आउट हो जाए इसके साथ ही, ठीक है। अच्छा, अब सेम प्रोसेस में अगर ये बात समझ में आया तो मुझे ये बताओ, n माइनस आर फैक्टोरियल और n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल में बिगर वैल्यू कौन सा है? मैम n माइनस वन प्लस r, मतलब माइनस r प्लस वन। हाँ ये बड़ा है क्योंकि n माइनस आर जो भी हो, n माइनस आर अगर 5 भी होगा तो ये नीचे 5 हो जाएगा, ये 5 प्लस वन 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो वैल्यू हम लोगों ने क्या देखा, जो वैल्यू बिगर है उसे हमें स्प्लिट करना चाहिए और जो नहीं है उसे हमें एज इट इज रख देना चाहिए। तो नीचे हम लोग n माइनस आर फैक्टोरियल रख देंगे, ऊपर n माइनस आर प्लस वन को स्प्लिट करेंगे, तो पहला फिगर n माइनस आर प्लस वन, उसके नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा? पहला यही वाला रहेगा, जैसे 8 फैक्टोरियल का पहला 8, उसके बाद उससे एक कम, तो n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल का पहला n माइनस आर प्लस वन, फिर नेक्स्ट वाला उससे 1 कम, यानी कितना होगा? n माइनस आर प्लस वन माइनस कितना लिखे बोलो? मैम माइनस वन। माइनस वन, और ये कैंसिल आउट होके n माइनस आर ही रहेगा, तो यही तक लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो n माइनस आर प्लस वन माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, ये 1/2 हो जाएगा इस तरीके से। अच्छा, अब देखो डेटा हम लोग का काफी सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, r माइनस वन फैक्टोरियल, r माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल आउट, इधर से ये हम लोग का प्लस माइनस कैंसिल आउट होके n माइनस आर फैक्टोरियल, मतलब पूरा ये और ये कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा? n माइनस आर प्लस वन और नीचे r, n माइनस आर प्लस वन और नीचे r बचेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं, देखो क्या बच रहा है, ऊपर हमें बच रहा है n माइनस आर प्लस वन और नीचे बच रहा है r, ठीक है, r और इक्वल टू 1/2, ठीक है, 1/2। अब इसको इक्वेशन बना लो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 2n माइनस 2r प्लस 2 इक्वल टू r, 2n माइनस 2r माइनस r इक्वल टू -2, तो 2n माइनस 3r इक्वल टू
2 हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब और एक इक्वेशन बनाएंगे और हम लोग दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा देखते जाओ, एक बार घर पे देखोगे तो हो जाएगा, नहीं भी देखोगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि है तो हम करवा दे रहे। इतना बड़ा क्वेश्चन कभी भी एमसीक्यू में तो आ नहीं सकता है, लेकिन देख लो कैसे करके हो रहा है। अब हम लोग फिर ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन हम लोग 2 करेंगे, ठीक है। 3/2 करेंगे, तो देखो कैसे होगा। यहाँ पर करते हैं। अब हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर NCR प्लस 1 डिवाइडेड बाई करेंगे NCR। तो NCR प्लस 1 कितना है, 8 है, और NCR कितना है, 28। तो 8/28। अब इसको भी हम लोग सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो n फैक्टोरियल, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, मतलब ये n माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा इनटू r फैक्टोरियल। तो r के जगह यहाँ r प्लस 1 है, तो r प्लस 1 ही लिखना पड़ेगा, होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इनटू कितना हो जाएगा, r फैक्टोरियल, ठीक है। ये 8/28। अब हम लोग इसको रिवर्स करेंगे जैसे वो वाले क्वेश्चन में किया। तो n फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 हो जाएगा, n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, अब इंटू करो, इसको रिवर्स कर दो, नीचे n फैक्टोरियल आ जाएगा, ऊपर n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू 8/28। देखो सिंपल वैसे ही किया, NCR प्लस 1 और NCR को मैंने डिवाइड किया, n फैक्टोरियल n माइनस r। तो यहाँ पर r के जगह r प्लस 1 था तो वही लिखा, तो n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, r के जगह r प्लस 1 था। बाकी ये तो देखो नॉर्मल फॉर्मूले की तरह ही हो गया, NCR n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब हम लोगों ने क्या किया, जस्ट मैथ्स के रूल्स के अकॉर्डिंग रिवर्स कर दिया, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब फिर से स्प्लिट करना पड़ेगा, चलो स्प्लिट करके देखते हैं। यहाँ पर r और ये है r प्लस 1 फैक्टोरियल, तो बिगर वैल्यू r प्लस 1 है, तो जो स्मॉलर वैल्यू है उसको फिक्स्ड कर दो, बिगर वैल्यू को हम लोग स्प्लिट करेंगे। पहला r प्लस 1 आएगा, दूसरा उससे 1 कम आएगा, तो r प्लस 1 माइनस 1, बस यहाँ तक ही लिखेंगे ताकि ये हम लोग का कैंसिल आउट होके r के साथ कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। अच्छा, और इसमें और एक फिगर था n माइनस r और n माइनस r माइनस 1, तो ये दोनों में से बिगर वैल्यू n माइनस r है, तो उसे स्प्लिट करना चाहिए। तो पहला n माइनस r, दूसरा n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि पहला डेटा दूसरे वाले से 1 कम होगा, लाइक 8 फैक्टोरियल, तो 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और नीचे ये जैसा है वैसा रह गया, तो ये हो गया 8/28, ठीक है। अब क्या क्या कैंसिल आउट होगा, ये देखो, यहां से हम लोग का n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 हट गया तो r फैक्टोरियल ये कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर बचा n माइनस r, नीचे r प्लस 1 और 8/28, ठीक है। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 28n माइनस 28r इक्वल टू 8r प्लस 8। अब ये इधर शिफ्ट कर देते, 28n माइनस ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 28r माइनस 8r इक्वल टू 8। तो 28n माइनस ये हो जाएगा 36r इक्वल टू 8, 36r इक्वल टू हो गया 8। अब ये दोनों, इसको हम सेकेंड इक्वेशन नाम दे देते हैं, और ये दोनों इक्वेशन को तुम लोग को सॉल्व करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। पहला इक्वेशन है 2n माइनस 3r और ये है 28n माइनस 36r, तो हम लोग इसको यहाँ पर ही सॉल्व करके दिखा देते हैं। 1 इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 28, हम लोग को r पूछा है, ठीक है, तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि n कैंसिल हो जाए, तो 28n करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट वाले इक्वेशन को, ठीक है, और ऐड कर देते हैं सेकेंड वाले इक्वेशन के साथ, तो क्या आंसर आएगा, 14 मल्टीप्लाई करो, तो 28n 14 इंटू 3 42r, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 28, ठीक है। अब सेकेंड वाले इक्वेशन का क्या है, 28n, अच्छा, उसके बाद है माइनस 36r इक्वल, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 8, तो हम यहाँ पर 8 दे देते हैं। लेकिन अगर मुझे n कैंसिल करना है तो दोनों इक्वेशन को ऐड नहीं, मुझे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों इक्वेशन को मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस
माइनस माइनस, हम ऐसे लिखते हैं, तुम लोग अगर किसी और तरीके से सॉल्व करते हो तो कर सकते हो। एन और आर में एन का आर का आंसर लाना है। ये कैंसिल आउट, एक प्लस एक माइनस, ये माइनस है, माइनस माइनस में प्लस हो गया, तो माइनस आ जाएगा हम लोग का 6R। 36 और 42 का डिफरेंस 6R होगा, क्योंकि माइनस वैल्यू ज्यादा है तो माइनस 6R होगा। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 36, तो R का वैल्यू हो गया माइनस 36 बाई माइनस 6, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 6। आंसर हम लोग का 6 यानी ऑप्शन बी, ये देखो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो वही हम बोल रहे थे कि ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, ठीक है, 1 मार्क के लिए बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, लेकिन है तो मैंने करवा दिया। अगर तुम लोग को लगे कि एक बार प्रैक्टिस करते हैं, एक चीज सीखा है हम लोगों ने, तो प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि कैसे करके मैंने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का ये वैसे पूरा कंप्लीट हो गया, यहाँ पर हम लोग का सिर्फ 16-17 बाकी है इस एक्सरसाइज में। 16-17 हम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज सी में 16-17 बाकी है, ठीक है। और एक्सरसाइज डी का हम लोगों ने कितना तक किया हुआ है, 1-2 हम लोगों ने पहले ही, देखो 1 तो पहले किया था, और 2 हम लोग का लास्ट दिन जो है एग्जाम्पल में था, 3 आज कर लिया। इसके बाद 4 से लेके तुम लोग कोशिश कर सकते हो 20 तक, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाला ही ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि लास्ट के साइड में जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग अलग है, तो कर पाओ ना कर पाओ वो तो मुझे नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन इसमें मिक्स्ड अप है, इतना हम कह सकते हैं, ठीक है। तो 4 से लेके 20 तक हम तुम लोग को होमवर्क देते हैं, कोशिश करके देख सकते हो, ये हम ही करवाएंगे। और भी कुछ हमारा 1-2 क्वेश्चन परमुटेशन का बाकी है, तो उसको भी हम लोग कंबाइनली कर लेंगे। तो मुझे लगता है और भी 2 क्लास लगेगा, एक तो हमारा ये एक्सरसाइज डी को सॉल्व करने के लिए, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस मैंने जो है बचा रखे, ठीक है, कि बाद में करवाएंगे बोल के, उसके लिए 1 क्लास लगेगा, ठीक है। तो 2 क्लास के बाद हमारा कॉम्बिनेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।